हेलो दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड सुन के मजा आने वाला है। हमारे क्लाइंट भाई गॉड की एक्टिंग करेंगे। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब मारो यार, ईयरफोन्स लगाओ और एपिसोड एंजॉय करो। एपिसोड लाइक जरूर करना, ठीक है। चैप्टर 1117 5 खुंब और 2 कमरे। मून सिटी। लोग अपने घरों से निकले। वो घर जो देखने में थोड़े खराब लगे पर फिर भी इतने मजबूत थे कि हवा भी हिला नहीं पाती थी। कुछ लोगों के बदन थोड़े अलग थे, जैसे कोई ट्विस्ट कर दिया हो। कोई अजीब अजीब चीजें उनके ऊपर उग आई थीं। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, अभी क्या हो गया? अभी तो सूर्य यज्ञ यानी सन सैक्रिफाइस में 2-3 महीने बाकी थे। फिर मुखिया पुजारी ने अचानक सबको चौक में क्यों बुला लिया? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इसी डर, घबराहट और कंफ्यूजन के साथ मून सिटी के लोग हर गली से निकलकर एक ही चौक में पहुंचे। ऊपर ऊंचे चबूतरे पर कोई नहीं था। जो बुलाया था वो खुद अभी तक नहीं आया था। लोग अपने अपने इलाके के हिसाब से बिना कोई हंगामा किए जमा हो गए और आपस में फुसफुस कर बात करने लगे। पुजारी जी कहाँ हैं? उनको इंतजार करने का शौक है, लेकिन खुद इंतजार नहीं करवाते। आखिर हुआ क्या है? गार्ड के अलावा पूरे शहर को क्यों बुला लिया? इन्हीं आवाजों के बीच चौक के पास एक मीनार की छत पर मुखिया पुजारी निम्न दीवार से तकिए हुए थे। वो शीशे के पीछे से चौक को देख रहे थे, पर उनका चेहरा बिल्कुल विकृत था, जैसे वो कुछ सहा कर रहे हों। उनके सफेद बाल खड़े हो गए थे और चेहरे पर काले बाल उगाए थे। उनकी पसलियां और कमर बिलौने लग गई थी, एक सूजन सी बन गई थी। ये अजीब तब्दीलियां कभी गायब होती, कभी वापस आ जाती, जैसे उनकी बीमारी बार बार लौट आती हो। पूरा दृश्य भयंकर और भिराना था। 1 मिनट बाद आखिर वो शांत हुए। उन्होंने लंबी सांस ली और पसीने को पूछा। अभी तक वो अपने अंदर जमा हुई दीवानगी से लड़ रहे थे। देखो, चाहे कोई भी बियॉन्ड रास्ता हो, सीक्वेंस जितनी ऊंचाई पर जाती जाती है, उतना ही पागलपन और बेइंसानी खिंचाव बढ़ता जाता है। ये इंसानियत से ऊपर निकलने लगता है। खुद को संभालने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर सीक्वेंस 4 या 3 में ये दिखता नहीं है, और एक फरिश्ते के दर्जे पर चाहे कितने भी एंकर्स हों, कभी कभी अंधेरे में डूब जाना पड़ता है। उस वक्त आपको खुद ही झेलना पड़ता है, जब तक वो हालत थोड़ी ना हल्की हो जाए। वो ऐसे पवित्र प्रतिनिधि होते हैं जो आम दिनों ठीक लगते हैं, दुआओं का जवाब देते हैं, बातचीत करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन कभी कभी वो अंधेरे कमरों और परछाइयों में छुपे रहते हैं, अपनी खाल नोचकर एक ऐसी भयंकर और पागल सूरत दिखाते हैं। निम अक्सर राक्षस का गोश्त खाते थे, इसलिए उनके अंदर बहुत सारे जहर, बिगाड़ और दीवानगी जमा हो गई थी। इस वजह से सीक्वेंस 4 होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे दर्द सहने पड़ते थे। बिल्कुल, जो लोग एक्टिंग मेथड जाने बिना वक्त या किस्मत के भरोसे सीक्वेंस 4 या 3 तक पहुंच गए हैं, उनकी भी यही हालत होती है। खुद को संभाल कर वो कमरे से निकले। एक काल्पनिक दरवाजे की मदद से वो चौक के बीच वाले ऊंचे चबूतरे पर आ गए। चर्चा थम गई। मून सिटी के लोगों ने शंका और बेचैनी से मुखिया पुजारी की तरफ देखा। निम ने चारों तरफ देखा और सीधे मुद्दे की बात की। अदल की शिकारी टीम को एक बाहर का आदमी मिला है। बाहर का आदमी? लोगों की आंखें फाड़ कर रह गई, जैसे अचानक बिजली गिर गई हो। 2000 सालों में पहली बार मून सिटी को कोई बाहर का आदमी मिला था। हालांकि ये बात सिर्फ इंसानों के लिए थी, राक्षसों के लिए नहीं। निम्न ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वो कहता है कि वो एक प्रचारक है, जो एक देवता का प्रकाश फैलाने आया है। उसने धूले रंग की कोहलास में खुली तब्दीली लाई। उसने अदल और बाकी लोगों के अंदर जमा बिगाड़ और जहर साफ कर दिया, साथ ही उनके शरीर की विकृति को भी ठीक कर दिया। ये कहते हुए उन्होंने चबूतरे के किनारे की तरफ इशारा किया। वहां से परछाइयों में छुपे अदल और सिन आग के अलावों से गुजरते हुए उनके पास आए और अपनी हालत से साबित किया कि मुखिया पुजारी ने जो कहा वो सच है। हे भगवान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या ये अदल और सिन है? वो वाकई? एक साथ हैरानी और धमाके के साथ लोग चिल्लाए। कुछ आंसू भी बह निकले। एक ऐसी थकान और दबाव भरी जिंदगी के बाद आखिर एक किरण नजर आ रही थी। आंसू नमकीन और नर्म महसूस होते हुए उनके गालों से फिसलकर होठों के किनारे से गुजरते हुए जमीन पर गिर रहे थे। इसके अलावा एक ऐसे शख्स ने हाथ उठाया जो अभी भी विचार शक्ति से काम ले रहा था। क्या वो प्रचारक कोई खास राक्षस तो नहीं है, अंधेरे की गहराई से आया हुआ? क्या अदल और सिन इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो पहले ही उसके कब्जे में आ चुके हैं, उसके प्रभाव में है? शंका की इस लहर के थमने पर निम ने गंभीर और स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने उनकी जांच की है और मुहर लागू चीजों यानी सील्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया है। अभी तक कोई अजीब बात नहीं मिली। मैं उन्हें काले मीनार में रखूंगा, कम से कम 15 दिन के लिए अलग थलग।
ये वादा करके वो ठहरे और बोले, वो गेरमन स्पैरो नाम का प्रचारक धूले कोहरास के किनारे कुछ देर ध्यान करेगा। उसने हमारे लोगों को अनुमति दी है कि वो उस देवता की महिमा महसूस करें और उसकी शिक्षा सुने, और हर दिन बिजली के सबसे ज्यादा चमकने वाले वक्त पर वो शुद्धिकरण और इलाज करेगा। हर कोई अपनी मर्जी से वहां जा सकता है, पर पहले बताना होगा और हिदायतों का पालन करना होगा। कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा जो शहर की सुरक्षा को प्रभावित करे। वापस आने के बाद उन्हें भी अदल और सिन की तरह 15 दिन के लिए अलग रखना होगा। मून सिटी के लोग चुप हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी रुस और शिकारी टीम का एक और सदस्य, जो पहले जल्दी से शहर को खबर देने चले गए थे और इसलिए शुद्धिकरण से रह गए थे, आगे बढ़े। मुखिया पुजारी, मैं जा रहा हूं। ठीक है, कल मैं इस टीम को ले जाऊंगा। निम ने सर हिलाकर मानी। वो इस टीम का नाम देने वाले थे, पर कोई अच्छा नाम नहीं सूझा। वो अटकते हुए छोड़ दिया। दिल में एक नाम था, पर वो उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीर्थ यात्रा। रुस और बाकी लोगों को देखकर कुछ मून सिटी वासी आगे बढ़े, कहने लगे कि वो इस खतरे को उठाने को तैयार हैं। जब बिजलियों की चमक बढ़ने लगी, यानी नए दिन की सुबह, 7-8 लोगों का एक झुंड जानवरों की खाल से बने डाई लेकर अंधेरे से गुजरता हुआ धूले कोहरास के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे और रोशनी कई बार बदलने के बाद रुस और साथियों की आंखें चमक उठीं। वहां एक धीमे से जलता हुआ चूल्हा था। उसके दूसरी तरफ गेरमन स्पैरो बैठा था। अजीब कपड़े और अजीब टोपी पहने हुए वो एक कल्ले रंग की लंबी सीख पकड़े हुए था और कुछ भून रहा था। चूल्हे के आसपास राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। इन लाशों पर हर तरह की अजीब चीजें लगी थीं। कोई सफेद और भरे भरे, जैसे चुभते ही रस टपक पड़ेगा। कोई काले, जिन्हों पर लाल लकीरें और धब्बे थे। कोई सोने के धब्बों से भरे हुए, और उनकी छोटी सी छोटी टोपी हाथ के पाम जैसी थी। ये चीजें घनी भीड़ में राक्षस की लाश के अलग अलग हिस्सों पर लगी थीं। एक अजीब और मोहक दृश्य था। कुछ कदम आगे बढ़कर मुखिया पुजारी निम ने देखा कि गेरमन स्पैरो इन्हीं अजीब चीजों में से एक को भून रहा था। तेल की बूंदें टपक रही थीं, आग में छट छट की आवाज कर रही थीं, जिससे रोशनी बढ़ रही थी और एक दिलकश खुशबू फैल रही थी। गुल्प। मून सिटी के लोगों ने अपना लार आप ही निगल लिया। उनके अंदर एक ऐसी हवस पैदा हो गई जो रोकना नामुमकिन था। उनके हर सेल चिल्ला रहे थे, मैं ये खाना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो। एक चट्टान पर बैठे क्लेन ने सर उठाया और राक्षस की लाश पर लगे रंग बिरंगे सामान की तरफ इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, इन्हें खुम्ब कहते हैं, अलग अलग किस्म के हैं। अगर तुम चाहो तो तोड़कर खा सकते हो, पर काले वाले को हाथ मत लगाना, और इन्हें पूरा पूरा पकाना होगा तभी खाना, नहीं तो एक भयंकर अभिशाप लगेगा। मून सिटी के मुखिया पुजारी ने थोड़ी देर सोचा और दूसरों की तरफ से जवाब दिया, हम पहले आपके प्रभु की शिक्षा सुनना चाहते हैं, उनकी किरणों का अनुभव करना चाहते हैं। हल्का सा सर हिलाकर क्लेन ने बोली, जबकि वो हिस्ट्री से लाई गई सीख को घुमा रहे थे, बैठ जाओ, सुनो। जब 8 मून सिटी वासी चूल्हे के सामने बैठ गए तो उन्होंने गंभीर चेहरे से कहा, मैं जायंट किंग्स कोर्ट से आया हूं। ये एक ऐसी बात थी जिससे मून सिटी के सभी लोग वाकिफ थे। उनकी आत्मा एकदम जग उठी। उनकी नजर अब आग पर रखी चीज से हटकर गेरमन स्पैरो पर आ गई। इसके बाद क्लेन ने सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर की हालत और श्राप जमीन के पार की दुनिया का वर्णन किया। साथ ही रास्ते में दिखे शहरों के खंडहरों के बारे में भी बताया। मून सिटी के लोग इसे सुनकर आह भरी। कभी वो उम्मीद से भर जाते, कभी यकीन नहीं कर पाते, कभी वो दिल से जोड़ पाते और उदास हो जाते। आधी कहानी के बीच में क्लेन अचानक रुक गए। उन्होंने काली लंबी सीख वापस खींच ली, मुंह के पास लाए और एक खुम्ब का बाइट लिया। गाढ़े गोश्त का रस फूटा और थोड़ी सी जलती हुई महसूस होती हुई उनके मुंह को धोता चला गया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आधा साल बिताकर क्लेन अब खुम्बों से घृणा नहीं करते थे। आखिर डैनेट्स को अक्सर उनके काम करने पड़ते थे। वो बार बार भोजन तैयार कर चढ़ावा नहीं चढ़ा पाते थे। इस दौरान उन्हें सिर्फ खुम्बों पर गुजारा करना पड़ता था। वो संतुष्टि से आंखें बंद कर लें और सीट आगे बढ़ा दी। मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। मून सिटी के मुखिया पुजारी अभी भी झिझक रहे थे कि रुस ने हाथ बढ़ाया। शुक्रिया अदा करते हुए उसने एक खुम्ब लिया और मुंह में डाल लिया। उसने इतनी तेजी से खाया कि उसका मुंह जल गया, पर पहले बिगड़ी सूरत के बाद वो एकदम से थम गई। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे ढीला पड़ा, एक ऐसी मस्ती, आनंद और आशिकी की भावना दिखाने लगा। आखिर में रुस के आंसू बेजाने बह निकले और वो गहरी भराई आवाज में बोला, ये वो बेहतरीन और सबसे उम्दा खाना है जो मैंने कभी खाया है। बरसों बदलते स्वाद के बावजूद भी इंसान ऐसे खाने के आदी नहीं हो पाए हैं जो जहर और दीवानगी से भरा हो। वो अभी भी चीनी और चाप की चाह रखते हैं। उस वक्त सभी मून सिटी वासी समझ गए थे कि रुस का दिल जीत लिया गया था। चैप्टर 1218 सूत्र संकेत।
तुम लोग भी ट्राई करो। क्लाइंट ने लोहे जैसी काली सीख मून सिटी के बाकी लोगों की तरफ बढ़ा दी। उनके गले अंदर ऊपर नीचे हिले और वो अपना लार फिर से नहीं रोक पाए, पर किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें मुखिया पुजारी पर टिक गईं, इंतजार कर रही थी कि वो सर हिला दे। जानवर की खाल के कपड़े पहने निम ने एक चीज निकाली। वो एक ऐसी दर्पण जैसी थी जिसके साथ हैंडल था। एक झलक में क्लाइंट को ऐसा लगा जैसे उसने एक आंख का ग्लास मोनोकल देखा हो। इस डर से उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। खुशकिस्मती से उसने वक्त पर खुद को संभाला और चीज को गौर से देखा। उसने धातु के हैंडल को पकड़ा और ग्लास की चीज को अपनी दाईं आंख के सामने रखा और दर्पण से रूस को कुछ सेकंड्स तक देखा। चुपचाप देर बाद उसने चीज नीचे रख दी और बाकी मून सिटी वालों की तरफ सर हिला दिया। रूस के अलावा बाकी लोगों ने आखिर हाथ बढ़ाया और ध्यान से सीख से एक खुम्ब उतारकर मुंह में डाल लिया। जो चीज गंदी बू और बिगाड़ से मुक्त थी उसने तुरंत ही उन्हें मस्त कर दिया। अपने मुंह की जलन की परवाह किए बिना उन्होंने खुम्ब को पेट में उतार दिया और बेचैन दूसरा खुम्ब लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मगर लोहे जैसी काली सीख पर लगे सभी खुम्ब अब बांट दिए गए थे। निम ने अपनी नज़र सीख से हटा ली और इंतजार करने लगा कि गवर्नमेंट स्पैरो अपने अनुभव और मिस्टर फूल की शिक्षा बताए। क्लाइंट ने चारों तरफ देखा और पहले की गई बात दोहरा दी। आसपास के खुम्ब कोई भी उठा सकता है, सिर्फ बिल्कुल काले को छोड़कर, और उन्हें पूरा पकाना होगा तभी खाना, नहीं तो अभिशाप लगेगा। मून सिटी के लोग अब झिझक नहीं दिखाई दी। वो तुरंत उठ खड़े हुए और उन खुम्बों को चुनने लगे जिनकी उन्हें बहुत चाह थी। एक झलक में क्लाइंट ने जोड़ा, सफ़ेद खुम्ब पकते वक्त आसान से फट जाते हैं और रस निकलने लगता है। तुम्हें कुछ बर्तन तैयार करने चाहिए या फिर तुरंत पी लेना चाहिए। रूस और साथियों के जवाब का इंतजार किए बिना उसने वही विषय आगे बढ़ाया जहां वो पहले रुके थे। उसने तब तक बताया जब तक वो धूले कोहरे में मिस्टर फूल के महान नाम की प्रायश्चित की बात तक ना पहुंचे। ये देखते हुए कि मुखिया पुजारी इतने डूब गए हैं कि वो थोड़े भावुक हो गए हैं, क्लाइंट ने सोच विचार कर कहा, धूले कोहरे को प्रकट करने के और भी कई तरीके हैं, पर वो सब मेरे प्रभु से जुड़े हुए हैं। ये एक तकनीकी अंदाजा था, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही लटकता हुआ आदमी नहीं था और न ही कोहरे के ऊपर की दुनिया में जाने का एक ही रास्ता था। अगर सम्राट रॉसेल यहां उनकी बनाई रहस्यमयी चांदी की प्लेट ले आते तो बहुत संभावना थी कि ये अदृश्य रोक कुछ अजीब करे। बिल्कुल, शर्त ये थी कि सम्राट जादूगर, शागिर्द या लुटेरा, 3 रास्तों में से किसी एक का होता। ये देखते हुए कि किसी को कोई शंका नहीं है, क्लाइंट ने शांत आवाज में कहा, मेरे देखने के अनुसार मून सिटी में सिर्फ एक ही बियॉन्डर रास्ता नहीं है। सफ़ेद बालों वाले निम ने इससे छिपाया नहीं और सीधा जवाब दिया, हाँ, जब हमें मून सिटी के लिए चुना गया था तो देववाणी ने जानकर यह संभावित किया था कि बियॉन्डर रास्तों का व्यापक रिकॉर्ड हो। दुर्भाग्यवश इतने सालों और लगातार आई विपत्तियों के बाद कई रस आयतन फॉर्मूले और बियॉन्डर सामग्री अलग अलग रास्तों की खो गई है। आप किस रास्ते से हैं? क्लाइंट ने बेमतलब से पूछा, जबकि वो मून सिटी के लोगों को राक्षस की हड्डियों से खुम्ब भूनते हुए देख रहे थे। मैं एक रात का रखने वाला हूं, निम ने सीधे दिल से कहा। एवरनाइट रास्ते का सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर? क्लाइंट ने हल्का सा सर हिलाकर पूछा, क्या इस धूले कोहरे के आसपास कोई अजीब घटना हुई है? कुछ 10 सेकंड सोचने के बाद निम ने अपने दागदार चेहरे से कहा, हाँ। क्लाइंट का दिल धड़का, पर उसने शांत चेहरे से पूछा, कैसी विकृति थी? निम ने खुशबूदार खुम्बों की तरफ देखा और शब्द चुनते हुए बोला, एक छोटा सा पहाड़ अचानक गायब हो गया, सिर्फ जमीन में गहरी खाद रह गई। उस इलाके में कोई ब्लास्ट के निशान नहीं थे, न ही मिट्टी इधर उधर बिखरी थी। क्या हो रहा है? ये थोड़ा भयंकर है। खुम्ब की जड़ को आग में डालते हुए जो आग का ईंधन बन गई, क्लाइंट ने अपना चेहरा न बदलते हुए पूछा, क्या तुमने आगे खोज की? हाँ, मून सिटी के मुखिया पुजारी ने सर हिलाकर कहा। एक खोज दल को वहां एक राक्षसी भेड़िया मिला। वो कोई सड़ी गली या विकृत भेड़िया नहीं था, बल्कि वैसा था जो बहुत पुराने वक्त में होते थे। राक्षसी भेड़िया? क्लाइंट ने ऐसी जानकारी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी पुतलियां थोड़ी सी बदली और उसने पूछा, वो राक्षसी भेड़िया कैसा दिखता था? निम ने बेचैन ही गहरी सांस ली और बोले, वो वैसा ही था जैसे पुरानी किताबों में बयान किया गया है, पर और भी बड़ा था। भले ही उसके 8 पैर जमीन पर थे, पर वो 2-3 आदमियों के जोड़े जितना लंबा था। उसके बाल बिल्कुल काले नहीं थे, एक अंधेरा और गहरी महसूस होती थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। पुतलियां, काली पुतलियां आंखों का बड़ा हिस्सा ले रही थीं, और उसके सिर पर एक गुच्छा यानी धुंधले लंबे बालों का था। ये क्या अंधेरा राक्षसी भेड़िया कॉटर नहीं है? वो आखिर फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के दूर ईस्ट तक आ गया और एक विकृति में शामिल था।
अगर पश्चिम द्वीप के गायब होने की ताकत वाकई सेफिरा कासिल से आई थी तो ये चमत्कारी निवंतन से जुड़े पौराणिक जीवों को आकर्षित करना तो स्वाभाविक है। क्लाइन ने हल्का सा भौंक कर कहा, उसने तुम्हारी खोज दल पर हमला नहीं किया। क्लाइन ने जानकर उसने इस्तेमाल किया वह की जगह, ताकि मून सिटी वालों को डरा न दे। उसके विचार में अंधेरे राक्षसी भेड़िए कॉटर के लिए एक खोज दल को मिटाना बहुत आसान था। उसे शहर को अपना कठपुतली राज्य बनाने के लिए भी कोई बड़ा मोल देना नहीं पड़ता। फिर भी इस पौराणिक जीव ने मून सिटी को छोड़ दिया था। अगर उसने पहले से आत्मा के तार न देखे होते और उनकी हालत की पुष्टि न की होती तो क्लाइन को शक होता कि वो सिर्फ कुछ कठपुतलियों से बात कर रहा है। नहीं, वो जल्दबाजी में चला गया। निम ने जवाब दिया, ये अंधेरे राक्षसी भेड़िए के शंकास्पद और सावधान नेचर से नहीं मिलता। उससे ऐसा क्या डरा जिससे वो इतनी जल्दी भाग गया? उसने देखे गए लोगों को खामोश करने का वक्त भी नहीं लिया। या फिर पुराने सूर्य देवता के ज्ञान के तहत मून सिटी की रक्षा करने वालों में कुछ खास है और जब तक जरूरी ना हो अंधेरा राक्षसी भेड़िया उन पर हमला नहीं करेगा। क्लाइन ने अपनी आवाज न बदलते हुए कहा, क्या उसने कोई निशान छोड़े? नहीं, निम ने मजबूती से सर हिलाया। पहाड़ के खड्डे में बदलने के अलावा हमें कोई अजीब चीज नहीं मिली। जबकि उसके विचार तेज दौड़ रहे थे, क्लाइन ने एक और दिशा से पूछने की कोशिश की, ये कब हुआ था? कोई भी चीज जितनी पुरानी हो उतना ही आप उसे इतिहास के कोहरे में जोड़ सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद निम बोले, 2 साल, 2 महीने और 10 दिन पहले। उसने तुरंत समझाया, जिन चीजों को रिकॉर्ड करने लायक हो वो बहुत कम है। इसने मुझ पर गहरा असर छोड़ा है। 2 साल, 2 महीने और 10 दिन पहले। अभी 8 सितंबर 1351 है और उस वक्त को घटाने पर वो 28 जून 1349 होगा। ये क्लाइन का दायां हाथ अचानक से थोड़ा सा कांप उठा। उसकी पुतलियां और चेहरा नॉर्मल थे, पर यह उसके मस्करे शक्तियों का परिणाम था जिससे उसने उन्हें संभाला था। उसे बहुत साफ याद है कि 28 जून 1349 को वो अंतर्द्वार यानी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। वही दिन था जब उसने क्लाइन मोरेटी बना था। वही दिन था जब उसने किस्मत बढ़ाने की विधि दोहराई थी और सेफिरा कासिल में प्रवेश किया था। यहाँ की विकृति, अंधेरे राक्षसी भेड़िए का दिखाई देना और इस पौराणिक जीव का जल्दी निकल जाना, ये सब मुझसे जुड़ा हुआ है। उसके दिल में भावनाओं की एक लहर उठी। एक पल के लिए वो कोई समझाने का तरीका नहीं ढूंढ पाया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या पिछले 2-3 हजार सालों में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, निम ने स्पष्ट जवाब दिया। क्या 208 साल पहले क्या कुछ खास हुआ? क्लाइन ने पूछा। वही वक्त था जब सम्राट रॉसेल इस दुनिया में अंतर्द्वार हुए थे। 2 सेकंड हिचकने के बाद निम बोले, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मुझे वापस जाकर संबंधित रिकॉर्ड्स पढ़ने की जरूरत है। खुशकिस्मती से पिछले 300 सालों की जानकारी और दस्तावेज खराब नहीं हुए हैं। इस पॉइंट पर उसने जोड़ा, मेरी सीमित याद के मुताबिक वहां कुछ खास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस विकृति का कारण यह था कि मैं कोहरे की दुनिया में गया और सेफिरा कासिल को अपने से बांध लिया। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाकर और ज्यादा नहीं पूछा, बस इतना कहा, मुझे बताओ वो खड्डा कहाँ है? जब तक मुखिया पुजारी निम ने जवाब दिया, मून सिटी के लोगों के भुने खुम्ब खाने योग्य हो गए थे। किसी ने सफेद खुम्ब का छोटा सा कांटा लिया और अंदर के दूध से झलक गए, पर थूकने की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने बार बार चबाया, हल्की सी मिठास को याद कर रहे थे। कोई बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहे थे। निम ये देखकर हैरान रह गए, जैसे वो ये मान ही ना पा रहे हों कि ये लोग मून सिटी के हैं। हरेक के चेहरे पर चाह और संतुष्टि का विरोध दिख रहा था। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, पर वो शुद्ध खुशी से लबरेज थे। मुखिया पुजारी, आप भी ट्राई कीजिए। रूस, जिनकी आंखें एक दूसरे से बहुत पास थीं, ने एक खुम्ब जो सोने के धब्बों से ढका था और एक अनोखी मीठी खुशबू देता था, निम की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर हिचककर निम ने ध्यान से दर्पण यानी मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर देख लिया, फिर खुम्ब लेकर मुंह में डाल लिया। अगले ही सेकंड उसका चेहरा थोड़ा सा बदला और उसने आंखें धीरे से बंद कर लीं। उसे किसी विकृत पेड़ की जड़ से ऐसी ही चीज का स्वाद पता था, पर वो इतना शुद्ध या यादगार नहीं था। अनजाने कितने वक्त बाद उसने बेपरवाह गवर्नमेंट स्पैरो की तरफ देखा और एक अत्यंत विश्वास भरे स्वर में कहा, महाशय, हम मिस्टर फूल की शिक्षा सुनना चाहेंगे। अभी तक इसको बनाने का वक्त नहीं मिला है। हालांकि मैं एक एंजल के करीब आ रहा हूं। संबंधित मामले को प्रधान देना चाहिए। एंकर्स को पहले से तैयार करना होगा। अपने विचार तेज दौड़ाते हुए क्लाइन ने उन बातों को याद किया जिन्हें उसने समुद्र देवता के भक्तानों को सुधारने या कहना चाहिए तैयार करने के लिए कहा था। उसका चेहरा जल्दी ही गंभीर हो गया। उसने दाएं हाथ हवा में पकड़ा और एक कांटेदार क्रूज निकाला। फिर उसने दाएं हाथ का अंगूठा एक कांटे पर दबाया, खून को शैडोलेस क्रूसिफिक्स में जाने दिया।
शैडोलेस क्रूसिफिक्स का पीला हरा सतह जल्दी ही उतर गया। एक ऐसी देह दिखाई दी जो सिर्फ सूर्य की रोशनी से बनी हुई थी। प्रभु ने कहा। क्लाइन ने मुंह खोला और नीची आवाज में बोला, जबकि उसने चमकता क्रूज हवा में ऊंचा उठाया। गर्म और उज्ज्वल रोशनी लहर की तरह बह पड़ी, अचानक आसपास के क्षेत्र को भर दिया। निम, रूस और बाकी लोगों के शरीर में जमा अंधेरा और बेचैनी तेजी से पिघलने लगा, जैसे उनके शरीर धुल रहे हों। वो बेहोश से थे जब उन्होंने उस ज्ञानी को सुना जो चमकता क्रूस पकड़े, पवित्र रोशनी से ढका हुआ, गंभीरता से कह रहा था। प्रभु ने कहा, पहला आदेश, मुझे जिंदा मनुष्य बलि मत चढ़ाओ। दूसरा आदेश, मेरा नाम व्यर्थ मत लो। चैप्टर 1219 लक्ष्य बदलना यानी चेंजिंग द गोल। फॉक्सी में, जो अभी तक जंग की आग से नहीं झुलसा था, भविष्य जहाज तारों के एक काफिले के बीच बेहिसाब समुद्र की तरफ धीरे धीरे रवाना हो रहा था। तारों की एडमिरल कैटलिया को हाल ही में कुछ खास काम नहीं था, सिर्फ मोजेस त्यागी परिषद के जवाब का इंतजार था। डेक पर टहलते हुए वो पतली धुंध से आती सूरज की किरणों का मजा ले रही थी। नजर घुमाते हुए उसने फ्रैंक ली को देखा, भविष्य का पहला साथी, स्टार समुद्री डाकुओं का दूसरा सबसे अहम शख्स, हौले नीले पतलून और सफेद कमीज पहने था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, मोटे भूरे सीने के बाल दिखा रहा था। वो एक इंसान नुमा बड़े भालू जैसा दिख रहा था। वो जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था, दूर तक देख रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पर लग रहा था कुछ उदास है। कैटलिया बेजाने ही थोड़ा धीमा हुई और कैबिन में जाने के लिए मुड़ी। कैप्टन, फ्रैंक ने उसे देख लिया और उम्मीद से देखा, जैसे वो इस तारों की एडमिरल से अपने सवाल का जवाब इंतजार कर रहा हो। कैटलिया का बदन थम गया। उसने अपनी नाक पर भारी चश्मा ठीक किया और ऐसे पूछा जैसे कोई खास बात ना हो, क्या परेशान कर रहा है? फ्रैंक ने सोचा कैसे अपना सवाल पूछे और गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने सालों के इन्वेंशंस और क्रिएशंस का पुनर्मूल्यांकन कर रहा हूं। तुम्हें क्या विचार हैं? कैटलिया ने सहयोग करते हुए पूछा। फ्रैंक ने सर हिलाकर परेशानी से कहा, बहुत सारे मामले हैं जिन पर मैंने विचार करना है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीजें मैंने बनाई हैं वो अभी भी सबसे जरूरी चीज से महरूम हैं। वो क्या है? कैटलिया उलझन में थी, पर वो और नहीं पूछना चाहती थी। आखिर उसने भविष्य के सभी क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी उठाई थी। उसने सोच विचार कर कहा, वो क्या है? फ्रैंक का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो सब आत्मा से महरूम है। अच्छा हुआ कि जाव, अंगूर और खुंभ में आत्मा नहीं होती, कैटलिया ने बेजाने ही सलाह दी। फिर कहा, ये वो चीज नहीं है जिसमें तुम अभी हाथ डाल सकते हो। तुम अभी सिर्फ सीक्वेंस 5 वंचर हो। फ्रैंक की आंखें चमक उठी उसकी बात सुनकर और वो फटाफट बोला, मुझे समझ आ गया। कैटलिया का भौंकर मुश्किल से दिखाई दिया। क्या समझ आया? फ्रैंक अब उदास नहीं था। मुझे समस्या समझ आ गई। वो ये है कि मेरी रचनाओं ने वंचर की सीमाओं से परे निकल लिया है। इसलिए कैप्टन, मैं अब वंचर नहीं रहना चाहता। मैं एक क्लासिकल एल्केमिस्ट बनना चाहता हूं। ये वनकरी रास्ते का सीक्वेंस 4 था, एक अर्ध देवता की शुरुआत। कैटलिया का चेहरा कुछ सेकंड्स के लिए जम गया। फिर उसने कैप्टन और अर्ध देवता की मुद्रा इख्तियार की। उसने हल्के से सर हिलाकर कहा, लक्ष्य रखना अच्छी बात है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि कितना मुश्किल है। इन शब्दों के पीछे वो चाहती थी कि वो कोई उम्मीद न रखे और इस लक्ष्य को इतना गंभीर न ले। फ्रैंक ली ने उसकी प्रेरणा पाकर भारी सर हिला दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फ्रैंक ली को जल्दबाजी से काम करने से रोकने के लिए कैटलिया ने फैसला किया कि इस मामले की प्रगति खुद संभालेगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। जब वक्त आएगा, चाहे उसके पास कोई प्रगति हो या ना हो, वो फ्रैंक ली को बता सकती थी कि उसने कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। फ्रैंक बहुत खुश हुआ। उसने दिल से अपने कैप्टन का शुक्रिया अदा किया। फिर आगे कहा, मैं गर्मन स्पैरो को भी लिखूंगा और उससे मदद मांगूंगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है। फ्रैंक को नहीं पता था कि पिछले आधे साल से उसने जो खत लिखे थे, उनका सफर कुछ ऐसा था। खत पहले मैसेंजर के पास जाता, फिर फॉर्स तक पहुंचता। फॉर्स उसे फिर गर्मन स्पैरो तक पहुंचाती या मिस्टर फूल से मदद मांगती, टैरो गाठक में। कैटलिया ने फिर से अपना भारा चश्मा ठीक किया और कुछ बोले बिना मुड़कर कैबिन में चली गई। वो कैप्टन कैबिन में पहुंची। अभी तक उसने सोचा भी नहीं था कि क्या हुआ है कि उसने डेस्क पर पीतल के छंदा के साथ एक खत देखा। कैटलिया खुश हुई। अपनी बियॉन्डर शक्तियों के इस्तेमाल की परवाह किए बिना वो तेजी से गई, खत उठाया और खोला। ये बर्नडेट का था। कुछ सरल शुभकामनाएं बदलने के बाद उसने लिखा था, अगर कभी भी वक्त हो तो तुम लाचा आ सकती हो, बिना पहचाने। लाचा फॉक्सी का एक काफी छिपा हुआ द्वीप था। वहां महानायिका रहस्य क्वीन मिस्टिक का महल छिपा हुआ था, जिसे एमरल्ड सिटी भी कहा जाता था।
कैटेलिया ने उस वाक्य को कई बार दोहराया, फिर उसके होठों के किनारे बेजाने ही मुड़ गए। बैकलैंड, वेस्टबोरो, ओडारा परिवार के बंगले के अंदर एमलिन वाइट ने फिर से मिला था उस मध्यवयस्क शरीफ, खूनी बैरन कॉस्मी ओडारा से। प्रभु निब्स ने क्या कहा? एमलिन ने अपने भावों को संभाला, पूरी कोशिश की कि उतावला न दिखे। कॉस्मी ने एमलिन की चमकती लाल आंखें देखीं और कहा, उन्होंने मुझे यही कहना था कि पूरी खूनी जाति के पास कोई एक्स्ट्रा अर्ल बियॉन्डर विशेषताएं नहीं हैं। तुम्हें सिर्फ मौजूदा अर्ल्स के बुढ़े होने या हादसों से मर जाने और अपनी विरासत छोड़ने का इंतजार करना होगा। इंसानों से तुलना में खूनियों की आयु लंबी होती है। बिना किसी खास पद के भी आम खूनी लगभग 300 साल तक जीते हैं। इस हालत में वो धीरे धीरे जमा करते हैं और हर स्तर पर कब्जा कर लेते हैं, किसी एक्स्ट्रा बियॉन्डर विशेषता को होने नहीं देते। इसलिए आम खूनियों के लिए बैरन या विस्काउंट बनना आसान नहीं है। या तो वो मौजूदा नोबल्स के मरने का इंतजार करते हैं या बाहर से हासिल करते हैं, वरना उन्हें काफी योगदान देना पड़ता है और कीमती विलासत प्राप्त करनी पड़ती है। पहले दो सीक्वेंसेस से तुलना में एक विस्काउंट के अर्ल बनने में और भी कठिनाई है, क्योंकि एक खूनी अर्ल का मतलब है एक अर्ध देवता, और वो आसानी से 1000 साल से ज्यादा जीता है। उन विस्काउंट्स की औलादें कितनी ही पीढ़ियों तक एक अर्ल के गुजर जाने का मौका पाने के लिए। और यही वजह है कि जब भी अर्ल की जगह खाली होती है वो तुरंत बांट दी जाती है और स्टॉक में नहीं होती। बैरन और विस्काउंट विशेषताओं के लिए वो खूनियों के खजाने में बियॉन्डर सामग्री और मुहर लागू चीजों के रूप में मौजूद हैं, पर संख्या बहुत कम है। हर देय को कड़ी निजाम से निभाना पड़ता है। वाकई कोई एक्स्ट्रा अर्ल विशेषता नहीं है। ये जवाब एमलिन की उम्मीद के अंदर था। उसने बैरन कॉस्मी की तरफ देखा और हल्का सा सर हिला दिया। मतलब कोई भी काउंट गुजर गया तो मेरी बारी आएगी? नहीं, बैरन कॉस्मी ने सर हिलाया। भले ही तुमने काफी योगदान दिया है, पर तुम अभी भी इंतजार की लिस्ट की पहली जगह पर नहीं पहुंचे हो। मेरी रैंकिंग क्या है? एमलिन ने पहले भौंकरा, फिर अपनी भौंकें हल्की की ताकि उतावला न दिखे। कॉस्मी ने खांसी ली और गला साफ किया। 12वीं। ये शायद प्रलय आने तक भी ना हो। जबकि पूर्वज ने मुझे जाति बचाने का अहम काम दिया है, उन्होंने ये सारे मामले क्यों नहीं तैयार किए? मेरी रेड स्कॉलर औषध महीनों से हजम हो चुकी है। क्या ये एक और परीक्षा है? एमलिन ने चुपचाप कुछ सेकंड्स तक सोचा, फिर सोच समझकर पूछा, अगर मैं बाहर से एक अर्ल की विशेषता हासिल कर लूं तो क्या जाति मेरी मदद करेगी विधि तैयार करने में? कॉस्मी ने सांस छोड़कर कहा, बिल्कुल। एमलिन और नहीं रुका। वो ओडारा के बंगले से निकला और अपने घर लौटने के लिए एक गाड़ी में बैठा। जब से फेनापुटर ने लोएन पर जंग का ऐलान किया है, वो हार्वेस्ट चर्च नहीं गया था। उसने सिर्फ द स्टार से सुना था कि दरवाजा टूट गया है और बहुत सी चीजें चोरी हो गई हैं। वो अब बेघर लोगों का ठिकाना बन गया है। पिता उतरावस्की के बारे में वो आधा महीना चैनिस गेट के पीछे एक सेल में बिताते थे, बाकी आधा महीना सेंट सैमुअल कैथीड्रल की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में, बैकलैंड के आर्च बिशप के बगल में। ये व्यवस्था बार बार दोहराई जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें डर था कि अगर पिता उतरावस्की लंबे समय तक चैनिस गेट के पीछे रहेंगे तो उन्हें उलट ना हो सकने वाला नुकसान होगा। इतने तनाव भरे हालात में चर्च ऑफ एवरनाइट कुछ बफर टाइम छोड़ना चाहती थी, ताकि वो इस मौके का इस्तेमाल अच्छे इरादे दिखा सके और बातचीत शुरू कर सके। भले ही एमलिन रात की भक्ति नहीं करता था और उसे कैथीड्रल से थोड़ी घृणा भी थी, वो महीने में 2 बार सेंट सैमुअल कैथीड्रल जाता था पिता उतरावस्की से मिलने। मैं अर्ल की विशेषता कहाँ से हासिल करूं? एमलिन, जो महसूस कर रहा था कि वो पीछे रह गया है और शायद अपनी जाति बचाने की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं रहा, दुखी सड़कों की तरफ देखते हुए हर संभावना को गंभीरता से सोच रहा था। जल्दी ही उसके पास कुछ विचार आए। श्रीमती हर्मिट ने पहले बताया था कि अरोरा परिषद के संत टेनेब्रस ने एक शैमन किंग को चरा लिया है। ये अर्ल विशेषता से मिलता है। अगर मैं शेपर्ड रास्ते के अर्ध देवता को सेंट ऑफ सीक्रेट्स की तरह शिकार कर सकूं तो समस्या हल हो जाएगी। मगर पिछली सीख के बाद संत टेनेब्रस शायद इतनी आसानी से फंदे में नहीं फंसेगा। एक संभावना यह भी है कि सीधे एक एंजल ऑफ किंग को आकर्षित किया जाए। ये वही बात थी जिसका सबने टैरो क्लब में विचार किया था। नतीजा ये था कि पिछले साल से वो अरोरा परिषद पर हमले कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है उन्हें और न छेड़ा जाए। सन टेनेब्रिस के सीक्वेंस 4 शैमन किंग विशेषता के अलावा एमलिन वाइट के दिमाग में सिर्फ एक और विकल्प आया, रोज चिंतनासन। चाहे वो जीवन चिंतनासन के कृत्रिम खूनी हो या आदि चंद्र के पूजक जो शुरू से दक्षिण द्वीप में थे, वो अब रोज चिंतनासन का हिस्सा हैं। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने अभी तक कोई संस्था ज्वाइन नहीं की, पर या तो वो ऊंचाई सीक्वेंसेस पर नहीं है या उनकी जानकारी इतनी नहीं है कि बाहर आएं। रोज चिंतनासन के बारे में सोचते ही एमलिन को एक शख्स याद आया, मैरिक। मैरिक रोज चिंतनासन के संयम पक्ष की प्रतीक थीं। ये वो पक्ष था जो इच्छा के मूल वृक्ष का विरोध करता था।
उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो रोज चिंतनासन से कुछ पाना चाहते हैं। शायद मैं उनके साथ सहयोग कर सकता हूं। एमलिन ने हल्का सा सर हिलाया। मून सिटी के दरवाजे पर कुछ शख्सियतें बेचैनी से इकट्ठे हुए थे, वक्त वक्त पर ईस्ट की तरफ देख रहे थे। वो उन लोगों के रिश्तेदार थे जो पहले मुख्य पुजारी के नेतृत्व में गए थे। वो मून सिटी के अक्सरियत लोगों के प्रतिनिधि भी थे। आखिरकार जब दिए की लौ झुक रही थी, मुख्य पुजारी निम, रुस और बाकियों को लेकर मून सिटी के करीब आए। एक आदमी आगे बढ़ा और अपनी बहन को देखा। उसने देखा कि उसके गाल पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। ये मून सिटी का वासी जो विकृत नहीं था, अपने भाई की नजर महसूस कर सका। वो अपना मुंह खोल ही नहीं पाई, आंसू बह निकले। प्रभु प्रभु, हमें बचाने आए हैं। वो रोने लगी। इतना दुखी और आजाद रोना था जैसे वो अपने भाव बहा रही हो। चैप्टर 1220 एक पर्दा यानी अ कर्टन। प्रभु प्रभु, हमें बचाने आए हैं। रोते हुए कहती हुई ये बातें मून सिटी के दरवाजे पर गूंज उठीं, जिससे इंतजार कर रहे लोग बेहोश से रह गए। धूले कोहरे के किनारे एक आग धीमे से जल रही थी। एक और दस्तकवान खुंब खाने के बाद क्लाइन ने अपने हाथ की लोहे जैसी काली सीख गायब की और ऊपर देखा उस खड्डे की तरफ जिसका मून सिटी के मुखिया पुजारी निम ने वर्णन किया था। फिर उसने दाएं हाथ आगे बढ़ाया और हल्का सा खींचा, खुद को 15 मिनट पहले के समय से बाहर खींच लाया। एक दूसरे को देखने के बाद क्लाइन का असली रूप तेजी से गायब हुआ और इतिहास के कोहरे में चला गया। वो पहले युग से भी पहले के एक समय तक दौड़ा और पुराने धरे शहरों में बैठ गया। उसका ऐतिहासिक प्रतिनिधि यानी हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन उठ खड़ा हुआ और बार बार उंगलियां चटकाईं, लाल आग से चमकता हुआ अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो पहाड़ वाला खड्डा बिल्कुल सामने आ गया तो वो रुका। उसने सावधानी से दाएं हाथ का तलवा आगे किया और कोनास किलगोर को हवा से खींच लाया। डिब्डे के गिरे हुए अर्ल के चेहरे के मसल्स फड़क उठे जब वो तेजी से एक और गैरमिन स्पैरो में बदल गया। उसने एक हाथ से इतिहास के कोहरे से एक डाय निकाला और दूसरे हाथ से अपनी कनपटी मलते हुए धीरे से बोला, क्यों एक कठपुतली को अपना रूप बदलना पड़ता है? यहां और कोई नहीं है। मैं ओसीडी डेवलप नहीं कर सकता। कुछ सेकंड्स बाद कठपुतली का प्रतिनिधि एक डाय लेकर पास के खड्डे की तरफ चल पड़ा। जब रोशनी झिलमिला रही थी, क्लाइन ने अपना लक्ष्य स्थान देखा और समझा कि वो उतना गहरा नहीं था। तल और जमीन के बीच का अंतर 2 मीटर से ज्यादा नहीं था। बिल्कुल असली पहाड़ से तुलना में ये तब्दीली वाकई बड़ी थी। खड्डे के अंदर मिट्टी चिकनी थी और उसमें कुछ पत्थर थे। उसके आसपास बहुत से टेढ़े मेढ़े विकृत पेड़ पौधे थे जिनकी जाति पहचानना मुश्किल था। कोई दूसरी जगह से अलग नहीं दिख रहा था। कुछ देर तहकीक करने के बाद क्लाइन, जिसने चुपके से आत्मा के तार और आत्मा के तार दृष्टि शुरू की थी, धीरे धीरे खड्डे में दाखिल हुआ। अपनी पहले से तैयार की हुई राह पर चलते हुए हर जरूरी चीज का पुनर्मूल्यांकन करने की योजना बना रहा था। चलते चलते उसने हल्का सा भौंकारा और एक आह भरी। उसने महसूस किया कि उसके विचार सुस्त पड़ गए थे, पर उसके सोचने पर असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने बहुत ज्यादा सो लिया हो और अभी अभी उठा हो, भारी सर के साथ, कम सक्रियता विचारों के साथ। ये वो हालत है जो एक आदमी को कभी कभी महसूस होती है। दूसरे रास्तों के बियॉन्डर्स इसे पहचान नहीं पाते, पर जादूगर रास्ते के एक अर्ध देवता के रूप में क्लाइंट साफ महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। अगर ये और गहरी हो जाती तो वो उस असर के करीब हो जाती जब एक कठपुतली कार आत्मा के तारों को संभालता है। अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर का छोड़ा हुआ प्रभाव, ये सही नहीं है। अगर उसने जानकर नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि उसने तब अपना पूरा पौराणिक जीव रूप दिखाया था। इससे मून सिटी की खोज दल का ब्रेकडाउन हो जाता और वो कंट्रोल खो देते। अगर उसने जानकर छोड़ा है तो क्या मकसद था? दूसरों को बताना कि वो यहां था? क्लाइन उलझन में उस क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था, पर उसको कोई विकृति नहीं मिली। कुछ सोचने के बाद उसने अपने मुख्य शरीर को, जो इतिहास के खालीपन में पहले युग से पहले के समय में छिपा था, 4 कदम घड़ी की उल्टी दिशा यानी काउंटर क्लॉकवाइज चलने दिए। मंत्र पढ़ते हुए कोहरे के ऊपर की दुनिया में पहुंचाया। वो एक भविष्यवाणी करना चाहता था। ठीक समय और स्थान, निम का वर्णन और असली दुनिया का सर्वे, साथ ही कुछ ऐतिहासिक टुकड़ों को उजागर करके उसको विश्वास था कि भविष्यवाणी करने की पहली शर्त कम से कम पूरी हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि काफी थी,
बल्कि वो मुश्किल से ट्रैक कर सकता था। इसके अलावा अगर पहाड़ के खड्डे में बदलने की घटना का सफिरा कासल और उससे कोई संबंध है तो सफल भविष्यवाणी की संभावना बहुत बढ़ जाती। ज्ञान बहुत स्पष्ट होता और कोई डखेल अंदर नहीं डाल पाता। और सोचने की जरूरत नहीं, वो मिस्टर फूल की ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा। उसने एक गहरा लाल फाउंटेन पेन और पीली पर्दियों का आविष्कार किया और लिखा, 5वें युग 1349 के जून की 28 तारीख, यहां जो विकृति घटी। उसने फाउंटेन पेन नीचे रख दिया और बाएं हाथ से पकड़ा। उसने इतिहास के कोहरे से एक मुट्ठी खड्डे की मिट्टी निकाली, भविष्यवाणी के माध्यम के रूप में। एक हाथ से मिट्टी पकड़े और दूसरे से पर्दियां, वो कुर्सी में पीठ तकिए लगाए 7 बार भविष्यवाणी वाक्य दोहराया, फिर ध्यान की मदद से नींद में चला गया। धुंधले स्वप्न दुनिया में क्लाइंट ने धूले जमाए हुए कोहरे को देखा। उसने 10 मीटर ऊंचे पहाड़ को देखा और उसके आसपास के टेढ़े मेढ़े पेड़ पौधों को देखा। कुछ सेकंड्स बाद कोहरा उठने लगा और तेजी से एक काले परछाई को उल्टा मार गया। ये काला परछाई एक बड़े महीनते के पर्दे जैसा था जो आसपास की सभी रोशनी को पागलों की तरह सूख रहा था। उसकी पारदर्शिता बढ़ गई जब उसने पूरे पहाड़ को ढक लिया। इसके बाद पहाड़ बिल्कुल निशान बिन गायब हो गया, सिर्फ एक खड्डा छोड़ गया। खड्डे के किनारे के अजीब पौधे भी अचानक ढक गए थे और उनके काले कल्पना के आत्मा के तार निकल आए थे जो अलग अलग हिस्सों की तरफ काले पर्दे की तरफ बढ़ रहे थे। पर्दा और ज्यादा पारदर्शी और काल्पनिक होता गया जब तक वो एक ऐसी हालत में पहुंचा कि नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। अगर उसके पास आत्मा के तार दृष्टि ना होती जो दृश्य की वास्तविकता देख सके तो क्लाइंट पर्दे को खड्डे की सतह पर छाए हुए नहीं देख पाता। दृश्य चमका और स्वप्न भूमि टेढ़ी हुई एक नए दृश्य को दिखाने के लिए। मून सिटी की 5 आदमियों की घूमनीति दल करीब आई और देखा कि एक खड्डा वो पहाड़ ले गया था जो गायब हो गया था। वो अपने कदम ठहरा गए और कोई जल्दबाजी के बिना इलाके को छोड़ दिया। उन्होंने जल्दबाजी में खोज नहीं की। अनजाने कितने वक्त बाद एक विशाल आकृति अचानक एक और दिशा से प्रकट हुई। वो एक राक्षसी भेड़िया था जो काले बालों से ढका था, 8 पैरों पर, लगभग 4-5 मीटर लंबा। राक्षसी भेड़िया के माथे पर एक गुच्छा लंबे धूले बालों का था। उसकी शुद्ध काली पुतलियां आंखों के कम से कम 3/4 हिस्से को घेर ली थीं। वो और कोई नहीं बल्कि अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर था। अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर ने इसने सर उठाया और इसने मुंह खोला जैसे वो चिल्ला रहा हो, पर कुछ नहीं हुआ। अगले ही सेकंड एक और आकृति प्रकट हुई। वो एक और वह था। अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर का ऐतिहासिक प्रतिनिधि ने अपने 8 पैरों से एक सरल कदम उठाया और वो एक पल में खड्डे के बगल में पहुंच गया। इलाके का सर्वे करने के बाद उसने ध्यान से अपना सर नीचे किया और पूरा पारदर्शी पर्दा जिसने पूरे पहाड़ को गायब कर दिया था उठा लिया। पर्दा अचानक जिंदा हो उठा, तेजी से सिकुड़ने और घूमने लगा। उसने काले राक्षसी भेड़िए को लपेट लिया जैसे उसने उसमें आधा काला पारदर्शी कपड़ा जोड़ दिया हो। अंधेरा राक्षसी भेड़िया हल्का सा कांप उठा, जैसे 2-3 सेकंड्स में वो एक कपड़े पहने कठपुतली बन गया। मगर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खालीपन का प्रतिनिधि था। अगली सांस नहीं आई क्योंकि मुख्य शरीर ने प्रतिनिधि को संभालना बंद कर दिया। पर्दा अपने सहारे खो बैठा और एक पल में गिरकर जमीन पर बिखर गया। अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर ने हारना नहीं मानी। वो कभी कभी आसपास के राक्षसों को कठपुतलियों में बदलता या ऐतिहासिक प्रतिनिधि बुलाता, उन्हें बार बार आगे जाने देता, हर तरह की नाकामियां झेलता। मगर आखिर में उसके नए दस्तकवान कठपुतलियों ने पर्दा उठा लिया और संभाल लिया। पूरा प्रक्रम खामोश था, जैसे कोई माइम एक्ट हो। इसके बाद विशाल राक्षसी भेड़िए ने कठपुतलियों को पर्दा उसके पास लाने को कहा। उसी समय उसके आसपास का धूला कोहरा फिर से उठने लगा। एक ऐसा भंवर बना जो पहाड़ के बराबर था। भंवर ने एक अदृश्य चूसने वाली ताकत छोड़ी जिससे अजीब पर्दा और अंधेरा राक्षसी भेड़िया कोटर एक साथ उसकी तरफ फेंक दिए गए। ऐसा दृश्य देखते हुए स्वप्न भूमि में एक दृढ़ लहर आई। अनगिनत रोशनी के बिंदु प्रकट हुए जिससे खास जानकारी देखना मुश्किल हो गई। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, अंधेरा राक्षसी भेड़िए ने पारदर्शी पर्दा अपने आसपास लपेट लिया और जमाए हुए कोहरे से दूर तेजी से उड़ गया। और उसी समय मून सिटी की खोज दल पहुंची और देखा कि पुराना उपदेवता जा रहा है। कोटर ने उनकी तरफ देखा पर वो रुका नहीं, अंधेरे में गायब हो गया।
इस पॉइंट पर दृश्य चूर चूर हो गया और स्वप्न खत्म हुआ। क्लाइंट जाग गया। वो सीधा बैठा और लंबी डगमगाई मेज के किनारे पर उंगलियों से थपथपाया, चुपचाप गुनगुनाया, ऐसा नहीं है कि मेरे आने से पहले कोई विकृति नहीं थी। ज्यादा संभावना यह है कि मून सिटी के गार्ड्स ने इसे पहचाना नहीं। आखिर कोहरा अंदर तक फैला है, अपनी सीमा के परे। ये पर्दा क्या है जो धूले कोहरे ने उल्टा मार दिया? जब बड़ा है तो एक पहाड़ को ढक सकता है, उसे खड्डे में बदल सकता है, जैसे मैजिक से। जब छोटा है तो राक्षसी भेड़िया इसे कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, उसे एक कठपुतली बना सकता है। ये थोड़ा जादूगर रास्ते की ऊंची सीक्वेंस की चीज जैसा लगता है। क्या इसलिए उल्टा मार दिया गया क्योंकि मैं कोहरे की दुनिया में गया और सेफिरा कासिल से अपना बंधन पूरी तरह से किया? ऐसा लगता है कि वो आसपास के पौधों को अपनी कठपुतलियां बना सकता है। ये मुझे एक जानी पहचानी सी महसूस होती है। हाँ, उस वक्त धुंधले शहर में कमरों में रखा खाना ठीक नहीं था। उनमें से आत्मा के तार निकल रहे थे, गिरिजा के केंद्र की तरफ बढ़ रहे थे। खाने के बाद आदमी एकदम भाप बनकर गायब हो जाता था। हाँ, वो गिरिजा में लटक जाता था और एक कठपुतली बन जाता था। मतलब एक बार आप चमत्कारिक निमंत्रण या रहस्य के सेवक के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो पौधों या ऐसे पदार्थ जिनमें आत्मिकता होती है, उनमें आत्मा के तार उगा सकते हैं ताकि उन्हें कठपुतलियां बना सकें। क्या वो पर्दा चमत्कारिक निमंत्रण या रहस्य के सेवक की ब्यॉन्डर विशेषता है? अंधेरा राक्षसी भेड़िए के अभिनय से देखकर वो बिल्कुल वो हो सकती है। यही वजह है कि एक रहस्य के सेवक की विशेषता इतने लंबे अरसे। चैप्टर 1221 एक संशोधन, लीविंग अ मैसेज। अगर अंधेरा राक्षसी भेड़िया वाकई रहस्य का सेवक की विधि तैयार कर रहा है तो उसके पीछे निशान नहीं छूटेंगे। क्लाइन ने धीरे से सर हिला दिया। उसके मन में अब कुछ धुंधले से विचार आ चुके थे, पर अभी भी उन्हें सही से जोड़ नहीं पा रहा था। उसे स्वेच्छा से ऐसा लगा कि वो पर्दे से दग्ध मिट्टी का इस्तेमाल करके पर्दे की स्थान का अनुमान लगाए ताकि अंधेरा राक्षसी भेड़िया की लोकेशन पकड़ सके। मगर ये सोचकर कि वो एक फरिश्ता है, ऐसा तरीका सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे चेतावनी दे देगा, उसे सावधान कर देगा और उससे सुरक्षा कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। इसलिए क्लाइन ने विचारशीलता से इस विचार को छोड़ दिया और असली दुनिया में वापस आ गया। उसने कड़ी मेहनत से एक योजना बनाना शुरू किया। अगले दिन जब बिजलियों की चमक बढ़ गई, मून सिटी के लोगों का एक और दस्तकवान ड्यूक नाम के एक पुजारी के नेतृत्व में गहरमन स्पैरो के चूल्हे तक पहुंचा। उन्होंने उसकी शिक्षा सुनी, खुम्बों का मजा लिया और शुद्धिकरण का इंतजार किया। मून सिटी वासियों ने शुद्धिकरण का अनुभव किया। आंसू बहाते हुए क्लाइन ने चारों तरफ देखा और बेमतलब से पूछा, सूर्य देवता ने तुम्हें इस जमीन की रक्षा करने को कहा था और कोहरे से बाहर निकलने वाले किसी भी आदमी पर नजर रखने को। ड्यूक, जिसे उसके फूले हुए रोग से छुटकारा मिला था, जानता था कि मुखिया पुजारी ने इस मामले का जिक्र पहले ही ज्ञानी से किया था। उसने काफी शांत जवाब दिया, हाँ। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाकर विषय आगे बढ़ाया, अगर तुम्हें वाकई कोई कोहरे से बाहर निकलते हुए मिल जाए तो तुम्हें क्या करना होगा? ड्यूक ने कोई झिझक नहीं दिखाई। तुरंत महान सूर्य देवता के महान नाम का जाप करो और ये बात उन्हें सुनाओ। जैसे ही उसने बोला, उसका लहर बहुत उदास हो गया। आखिर वो अपने शब्द नहीं जोड़ पाया, क्योंकि सूर्य देवता सृष्टिकर्ता ने 2000 साल से ज्यादा से कोई जवाब नहीं दिया था। भले ही मून सिटी ने सबसे पूरे विधियों का आयोजन किया था और बार बार महान नाम का जाप किया था, कोई जवाब नहीं आया। और कुछ, क्लाइन ने दबाव डाला, जैसे उसने तेजी से कुछ पहचान लिया हो। ये उसकी आत्मिक सोच का ज्ञान था और किसी हद तक एक अनुमान का परिणाम भी। जाहिर है कि पुराना सूर्य देवता और सिटी ऑफ सिल्वर के सृष्टिकर्ता ने इस समस्या पर विचार किया होगा। एक संभावना ये थी कि जो व्यक्ति धूले कोहरे से बाहर निकलेगा वो बहुत सावधान होगा, वो बहुत सतर्क होगा और नजरें या निगरानी में रहना पसंद नहीं करेगा। मून सिटी की घूमनीति दल को देखकर वो अपनी बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके दिमाग पर असर डाल देगा। उन्हें ये भुला देगा कि उन्होंने उसे देखा था या महान नाम का जाप किया था। इस हालात में पुराने सूर्य देवता ने कुछ व्यवस्था जरूर की होगी। बिल्कुल, ये पूरा पक्का नहीं था। अगर अमोन के पिताजी ब्लास्फीमर अमोन ठीक से भविष्यवाणी कर सकते थे कि धूले कोहरे से बाहर निकलने वाला एक नौकरानी रुकी होगा, तो ज्ञान में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। मगर ये सोचकर कि पुराने सूर्य देवता
सिटी ऑफ सिल्वर के सृष्टिकर्ता ने ये अनुमान लगाने में गलती की थी कि वो धूले कोहरे से कहाँ बाहर आएगा। क्लाइन ऊपर वाली संभावना पर शंका कर रहा था। ड्यूक ने थोड़ी देर सोचा और झिझक कर बोला, उस व्यक्ति का स्वागत करना और उसे एक शब्द बताना। क्लाइन की आत्मा एकदम जाग उठी। उसने पलक न झपकते हुए पूछा, कौन सा शब्द? ड्यूक के होंठ कपकपाए, जैसे उसने उच्चारण की नकल की हो। फिर उसने एक अजीब लहर में कहा, चेर्नोबिल। मेरा मन एक सेकंड के लिए थम गया। फिर उसने चुपचाप आह भरी। लोएन राज्य, ईस्ट चेस्टर काउंटी, एक जंगल में। पास के गांव वाले यहां इकट्ठे हुए थे और अजीब खुम्ब तोड़ रहे थे, जो जड़ों, सूखी लकड़ी और झाड़ियों से ढके थे। राज्य के कानून के मुताबिक इस जंगल में जो कुछ भी उगता है वो इसकी मालिकिन सुश्री ऑड्री हॉल की मालिकिन थी। मगर युद्ध के बढ़ने, भोजन की मांग और ऊंचे करों के साथ इन सब का असर ये हुआ कि किसान अब कानून तोड़ने की परवाह नहीं कर सकते थे। ये वो बात थी जिसका विचार सिर्फ तब किया जा सकता था जब वो जीते। इसके अलावा ज्यादा लोगों के शामिल होने से वो नेचुरली हिम्मतवार हो गए। उन्होंने छोटी छोटी टीमें बनाई और बड़े करकुनाई से वो खुम्ब तोड़ने लगे जो सोने के तारों या धब्बों वाली लकीरों से ढके थे। वो दो हिस्सों में बट गए और एक छोटा हिस्सा खुद के खाने के लिए रख लिया गया। अक्सर को ग्रेन मर्चेंट्स के हाथ बेचने के लिए तैयार किया गया, जो जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे, सोने के पाउंड्स, नमक, कपड़ा और अन्य जरूरी चीजों के बदले। इन किसानों ने हद से आगे नहीं बढ़े। खुम्बों के अलावा उन्होंने पेड़ों पर लगे फलों का सिर्फ एक हिस्सा लिया। उन्होंने इतना छोड़ दिया जो जंगल के रखवालों के लिए काफी हो अपने मालिकों को पेश करने के लिए। सिर्फ 2-3 घंटों में किसानों ने बड़ी मात्रा में खुम्ब और फल बेच दिए। हाथ में सोने के पाउंड्स लेकर वो अपने छोटे गांवों को खुशी भरी मुस्कान के साथ लौट गए। उनके लिए आज जो कुछ हुआ वो वही था जो वो करना चाहते थे, और उन्होंने अपने पहले से तैयार किए लक्ष्यों को भी हासिल कर लिया था। डरी वाले ग्रेन मर्चेंट भी उतना ही खुश था, क्योंकि ये एक अंजाम था। मौजूदा हालात में वो बहुत पैसा कमा सकता था। उसने अपने साथ के वर्कर्स को लेकर बड़ी मात्रा में खुम्ब और फल शहर के बाहर प्रोसेसिंग पॉइंट तक ले गया। जरूरी इंतजामात करने के बाद उन्हें सब गोदाम में डाल दिया। एक चौकन्ने व्यापारी के रूप में उसने वर्कर्स को भेजने के बाद गोदाम की फिर से जांच की। कोई गलती न होने की पुष्टि करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। इसी वक्त उसने जमीन पर कैश का एक मोटा गुच्छा देखा। वो सब 10 पाउंड के नोट थे। मैं इतना पैसा कब गिरा दिया? ग्रेन मर्चेंट खुशी से झुका और नोट का गुच्छा उठा लिया। गिनते हुए उसे अचानक पैसे की आमद याद आ गई। वो खुम्ब पाउडर, सूखे खुम्ब और सूखे फलों के बेचने के मुनाफे से आए थे। कितना उदार है! डरी वाले व्यापारी ने संतुष्टि से आह भरी और गोदाम छोड़कर निकल गया। गोदाम के अंदर ऑड्री, जो एक हल्के नीले पोशाक में थी, अपनी मानसिक अदृश्यता हटाकर एक काला झोला निकाला। ये ट्रैवलर्स बैग था जो उसने शियों से किराए पर लिया था। इसके बाद सुनहरी बालों वाली सीधी सूलत ऑड्री ने आसानी से भोजन के थैलों को काले झोले में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने एक सख्त धातु की डायरी निकाली और एक पन्ने पर पलट दिया जिस पर अंतर्द्वार टेलीपोर्ट लिखा था। ये फोर्स लेमानो के सफरनामे से था, और यहां जो साजिश हुई थी वो चुपके से ऑड्री ने संभाली थी। उसने पहले श्रीमती हर्मिट से प्राप्त तेजी से बढ़ने वाले खुम्ब जंगल के जानवरों को दिए थे। उनकी मदद से उसने उन्हें मौजूद जगहों पर लगाया। इसके बाद उसने आसपास के गांव कस्बों के किसानों को प्रभावित किया, उनके अंदर की इच्छाओं को मजबूत किया और कानून के डर पर जीत हासिल करने में मदद की। और वो ग्रेन मर्चेंट इत्तेफाक से गुजरा और उसे ये ढूंढ लिया। इस तरह किसी के दिल को संभालना एक मस्ती, जैसे सब जीवों का मालिक हो। मगर ऑड्री बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। उल्टा उसने धीमी सी आह भरी। अभी भी काफी नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत कमी है। जो खुम्ब उसने हासिल किए थे वो वैसा नहीं था जैसे छोटे सूर्य ने कहा था कि वो राक्षस का गोश्त और खून चूसकर फल फूल सकता है। उन्हें पर्याप्त पोषक तत्वों की जरूरत थी तेजी से बढ़ने के लिए। इसलिए इस जंगल में छोटी मुद्दत में दूसरी दस्तखवान खुम्ब नहीं लगाए जा सकते थे, वरना ये एक रेगिस्तान बन सकता था। खाली हो चुके कपड़े के थैलों को गौर से देखते हुए ऑड्री की हरी आंखों में चमक आई। वो सोचने लगी कि बड़ी मात्रा का भोजन चर्च, राजपरिवार, सेना, सरकार, नोबल्स और व्यापारियों के पास इकट्ठा है। कुछ फेसैक, इंतिस और फेने पॉटर से भी हैं, पर कौन जाने कितनी बार मुसाफिर के झोले से उन्हें उठाना पड़ेगा। नोबल्स और व्यापारियों और सेना के अधिकारियों को संभालना बहुत खतरनाक है। सावधान नहीं रहा तो पकड़े जाने का डर है।
अगर हालात इतनी बिगड़ न गई होती तो शायद मैं कभी नहीं जानती कि कुछ लोगों के अंदर ऐसा पहलू भी हो सकता है। जब माहौल और परिस्थितियां अलग होती हैं तो हर कोई जो नकाब पहनता है वो अलग होता है। मुझे इसका आगे ध्यान रखना होगा। अपने विचार तेज दौड़ते हुए ऑड्री, जिसके पास ऐसे मामलों का अनुभव नहीं था, ने फैसला किया कि वो मिस्टर वर्ल्ड से सलाह ले, देखे कि उसके पास कोई सुझाव हो। जब से द वर्ल्ड गहरमन स्पैरो एक अकेला फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में चल रहा था, अंधेरे और निराशा से घिरा हुआ था, ऑड्री ने सलाह दी थी कि वो निजाम से उससे मानसिक सलाह के लिए मिले। इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई इलाज हो। आम बातचीत भी दबाव, अकेलापन और दुख को कम कर सकती है। गहरमन स्पैरो ने अपने डॉक्टर की सलाह मानी और उनकी बातचीत से ऑड्री जानती थी कि उससे दवाई सलाह लेने के अलावा ये ताकतवर एडवेंचरर वक्त वक्त पर मिस्टर स्टार से भी गॉसिप करता रहता था, एक काफी अच्छी मानसिक स्थिति में। ये फैसला लेकर ऑड्री ने तुरंत अपनी सफरनामा, ट्रैवलिंग क्षमता जारी की और बैकलैंड वापस आ गई। पर दूसरी बार सोचकर वो थोड़ी सी उदास महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि चाहे वो कितना भी भोजन इकट्ठा कर ले, वो बैकलैंड के लोगों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए शांत कर पाएगी। अगर युद्ध खत्म नहीं होता तो हालात फिर से बिगड़ जाएंगी। युद्ध। ऑड्री ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोक सकती है। उसने श्रीमती हर्मिट से सुना था कि इस युद्ध की प्रकृति वास्तव में देवताओं का युद्ध हो सकता है, और देवताओं के युद्ध का आरंभ हमेशा एक जैसा होता है। वो होता है कुछ वक्त और शक्ति खर्च करके अपने विरोधियों के एंकर्स को हिलाना। कुछ सोचने के बाद ऑड्री ने होंठ दबा लिए और फैसला किया कि वो वहीं से शुरू करे जो वो कर सकती है। नोटबुक से धुंधले प्रकाश निकलते हुए उसकी आकृति जल्दी से पारदर्शी हो गई और गायब हो गई। धीमे से जलते चूल्हे के बगल क्लाइन, जिसने अभी मून सिटी के मेहमानों को विदा किया था, बेजाने ही वो शब्द याद करने लगा जो निंदक अमोन ने पहले कहा था। उसने कहा था कि बहुत सारे सूत्र और चीजें जो उसे खोजनी थी वो पिछले समय में चेरनोबिल की गहराई में दबी हुई हैं। पुराने सूर्य देवता ने भी खास तौर पर चेरनोबिल पर जोर दिया था। अपने विचारों में उसे अचानक चेरनोबिल की खोज करने की इच्छा हुई। ये जल्दबाजी नहीं थी, ये वो चीज थी जो वो हमेशा से करना चाहता था, मगर अमोन के डर से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। मैं आधे साल से पूर्व की ओर जा रहा हूं, कौन जानता था कि मैं अचानक चेरनोबिल पहुंच जाऊंगा। अमोन ने आखिरी समय के कीड़े की बियॉन्डर विशेषता हासिल कर ली है और विधि तैयार कर रहा है। उसका असली शरीर अब चेरनोबिल में होना नामुमकिन है। हाँ, वो एक बहुत सहनशील फरिश्तों का राजा है। शायद उसके अवतार इसी वक्त भी चेरनोबिल में इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हालात का विश्लेषण करने के बाद चैप्टर 1222 कोफा नागरी रिसर्च फैसिलिटी। जब उसने स्टाफ ऑफ द स्टार्स पकड़ी तो उसने दूसरे हाथ से हवा में से एक सोने का सिक्का निकाला और छला दिया। सिक्का लटकता हुआ उसके भविष्यवाणी का ज्ञान उसके मन में आया। एक अत्यंत गहरी खड्डी, उसके तल पर एक मोटी और विशाल इमारत थी जो परतों में धूले सफेद से ढकी हुई थी। हर जानकारी उस चेरनोबिल की थी जो क्लाइन ने शुरुआत में देखा था, मगर ये आत्मा दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने छुपे मन सबकॉन्शियस से आया था। स्वप्न भविष्यवाणी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए उसने अपने दिमाग में देखे गए दृश्य फिर से बनाए, और जब ये दृश्य पूरा हुआ, स्टाफ ऑफ द स्टार्स में जड़े रत्न हल्का प्रकाश छोड़ने लगे। वो एक पल में क्लाइन के ऐतिहासिक खालीपन के प्रतिनिधि के साथ गायब हो गए और धूले सफेद इमारत के ऊपर प्रकट हो गए। एक सेकंड के अंदर क्लाइन फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के सबसे ईस्ट के चेहरे से चेरनोबिल पहुंच गया। ये स्टाफ ऑफ द स्टार्स की मुख्य शक्तियों में से एक थी। अगर वो दृश्य जो वहां के ठेकेदार विल्डर के मन में उभरता है अभी भी असली दुनिया में मौजूद है, तो स्टाफ ऑफ द स्टार्स उसे हर रोक और दूरी पार करने दे सकती है, सीधे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल, शर्त ये थी कि बनाया गया दृश्य बिल्कुल सही होना चाहिए और असली से देखने में बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने चेरनोबिल की गहरी खंडी को चुना, ना कि धूले पीले कोहरे को, क्योंकि वो जानता था कि जायंट किंग का सबसे छोटा बेटा, महिमा का देवता, ब्लेडिल श्राप से मुक्ति के बाद मर गया था। इलाके में जरूर बड़ी तब्दीलियां आई होंगी, और सिर्फ जो चीज प्रभावित नहीं हुई वो था रहस्यमयी चेरनोबिल, जिसे पुराने सूर्य देवता और अमन ने महत्व दिया था। ये भी इसका मतलब नहीं था कि गहरी खड्डी और धूले सफेद इमारत में कोई देखने लायक बदलाव आया था। असल में क्लाइन अपने अंतर्द्वार की कोशिश की नाकामी के लिए पहले से ही तैयार था। आखिर जो व्यक्ति इसे कर रहा था वो नकली था, और उसके हाथ की चीज भी नकली थी। अगर खो जाती तो कोई अफसोस नहीं होता। हवा में स्टाफ ऑफ द स्टार्स हाथ में लिए हुए क्लाइन के पास अपने आसपास देखने का भी वक्त नहीं था कि उसका पूरा जिस्म अचानक धंसा और नीचे को गिरा।
उसने क्रीपिंग हंगर नहीं पहनी थी, ना ही वो किसी पक्षी जीव में बदला था। वो अभी उड़ नहीं सकता था। इसलिए भले ही जादूगर सियर रास्ते के अर्धदेव अजीब और भयंकर हों, उनमें एक इंसानी पहलू भी होता है। अपने विचार तेज दौड़ते हुए उसके मन में एक बियॉन्डर शक्ति आई। इसके बाद स्टाफ ऑफ द स्टार्स अलग अलग रंगों से चमकने लगी, जिससे आसपास तेज हवा भर गई। हवा उसके आसपास घूमने लगी, उसकी काली ट्रेंच कोट फड़फड़ाने लगी और उसका जिस्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। इस प्रक्रिया में क्लाइन का दाहिना हाथ कांप उठा, जिससे स्टाफ ऑफ द स्टार्स का ऐतिहासिक प्रतिनिधि अपनी नॉर्मल जगह वापस चला गया। ऐसा करने से किसी भड़क या एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो उसके किसी खास दृश्य की कल्पना से हो सकता है। इसके तुरंत बाद उसके बाएं हाथ ने अपने सर पर रखी आधी टोपी को दबाया। जैसे ही आसमान की बिजली गुजरने वाली थी, उसने हवा से एक डाई लैंटर्न निकाला। डाई की धुंधली पीली रोशनी के नीचे क्लाइन ने अपने बिना बकल वाले लेदर जूतों से गहरी खड्डी के नीचे जमीन पर मजबूती से कदम रखा। आसपास का अनंत अंधकार ऐसे लग रहा था जैसे उसमें राक्षस छुपे हों। वो धूले सफेद चेर्नोबिल के सामने खड़ा था, जो परतों में बना था। बिजली और उसके हाथ के डाई की मिलीजुली तासीर से क्लाइन ने तेजी से एक हालत ढूंढ ली। इस मोटी और विशाल धूले सफेद इमारत का कोई दरवाजा नहीं था। हर जगह बंद है। मुझे याद है कि पुराने सूर्य देवता ने एक कल्पना दरवाजा धूले सफेद दीवार पर खोला था बाहर आने से पहले। जैसे सोच रहा था, उसने अपनी यादों में उस जगह को ढूंढा और मिस्टर फूल के महान नाम का जाप शुरू किया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के सबसे ईस्ट के चेहरे पर मून सिटी के पास जमाए हुए कोहरे के पास क्लाइन जो ऐतिहासिक खालीपन में छुपा था, तुरंत सफीरा कासल में चला गया। प्रार्थना रोशनी की मदद से उसने अपनी सच्ची दृष्टि इस्तेमाल करके चेर्नोबिल की हालत का सर्वे किया। गहरी खड्डी और उजड़े पड़े मैदानों में जो धूला पीला कोहरा बचा था, वहां एक भी अमन मौजूद नहीं था। चेर्नोबिल के बारे में चाहे सफीरा कासल द्वारा दी गई सच्ची दृष्टि हो, वो अंदर क्या चल रहा है साफ देखने के लिए काफी नहीं थी। परतों में धूले सफेद के नीचे ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कुछ नहीं, एक ऐसा अंतरिक्ष जिसमें कोई रंग नहीं है। वाकई आसान नहीं है, जैसा कि उम्मीद थी उस जगह से जहां से पुराने सूर्य देवता सिटी ऑफ सिल्वर के सृष्टिकर्ता बाहर निकले थे। अंदर आह भरते हुए वो जल्दी से सफीरा कासल से निकल गया और पहले युग से पहले के ऐतिहासिक टुकड़े में वापस आ गया। चेर्नोबिल के बाहर खड़े क्लाइन की चेतना वापस आई। उसने हाथ बढ़ाया और लेमानों के सफरनामे निकाले। उसने जल्दी से एक पन्ने पर पलटा दिया और एक शागिर्द की दरवाजा खोलने की शक्ति इस्तेमाल करने की तैयारी की। ऐसा करना वाकई उसके लिए थोड़ा जल्दबाजी थी, मगर ये सोचकर कि ये सिर्फ ऐतिहासिक खालीपन का एक प्रतिनिधि था, उसे लगता था कि इसमें कोई समस्या नहीं है। जादूगर सियर रास्ते के बियॉन्डर्स वाकई एक साथ सतर्क और बेकायफ होते हैं। तैयारी करते वक्त वो बहुत सावधानी बरतते हैं, पर तैयारी के बाद बेकायफ हो जाते हैं। वो एक साथ सावधानी और बेकायफी के लक्षण दिखाते हैं। अपनी लैंपूनिंग करते हुए क्लाइन चुपचाप रोक पार कर गया और चेर्नोबिल के अंदर दाखिल हो गया। बार बार दरवाजा खोलने के बाद आखिर उसने धूले सफेद इमारतों को छोड़ दिया। उसने अपने सामने एक खुला हुआ भारी धातु का दरवाजा देखा। धातु का दरवाजा बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ लगभग 2.5 मीटर लंबा था। जाहिर है ये इंसानों के लिए तैयार किया गया था। उसके सामने दो बिल्कुल काले निशान थे और दो मशीन गन्स जो इस दौर के किसी भी हथियार से ज्यादा विज्ञान कल्पना थीं। ये दो मशीन गन्स कुछ ऐसी थीं जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ मैगजीन्स पलटते वक्त देखी थीं, मगर वो ऐसी चीजों का दीवाना नहीं था, इसलिए वो पक्का नहीं था। क्लाइन ने उन्हें उठाया नहीं या उनका अध्ययन करने की कोशिश नहीं की। उसकी आत्मिक सोच ने बताया कि दो हथियारनुमा शास्त्रों का पूरा क्षयण हो चुका है। उनके साथ कोई भी संपर्क उन्हें एक पल में बिखरा देगा। कुछ झलक लेकर उसने लेमानों के सफरनामे हटा दिए। डाई हाथ में लिए वो दो काले निशानों से गुजरकर धातु के दरवाजे के पीछे पहुंचा। यहां एक चौड़ा रास्ता था और दोनों तरफ अलग अलग आकारों के कमरे थे। अंदर के टेबल और कुर्सियां उलट पुलट हो गई थीं, कुछ ठीक थीं और कुछ आधी टूट गई थीं। दीवारों पर काली लकीरें थीं। लगता है जैसे एक खोफा नागरी हो। क्लाइन ने बचे खुचे कसरों और पूरे व्यवस्था से एक आरंभिक नतीजे पर आते हुए उसे जानबूझकर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी से एक ऐसा कमरा ढूंढ लिया जिसमें एक खराब मशीन थी। टेबल पर कागज के कुछ टुकड़े थे जो पीले रंग के थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें इकट्ठा करने के बाद बेमौती वहां रख दिया हो। पुराने सूर्य देवता या अमन? 2 सेकंड झिझक कर आखिर वो कमरे में दाखिल हो गया। धुंधली पीली रोशनी ने अंधकार को भगाया जब उसने कागज के टुकड़े उठाए और तेजी से सर्वे किया। 10 सेकंड बाद क्लाइन ने कागज का टुकड़ा नीचे रख दिया और उसके होठ के किनारे फड़क गए। वो उन पन्नों पर लिखे किसी भी शब्द को पहचान नहीं पाया। मेरी पिछली जिंदगी में मैं अंग्रेजी भी मुश्किल से पास करता था, दूसरी भाषाओं की तो बात ही छोड़ दो।
क्लाइन को अचानक इस दुनिया के दूसरे बियॉन्डर्स की महसूसात याद आ गईं जब वो रोसेल की डायरी पढ़ते हैं। उसने धीरे से सांस छोड़ी जब उसने हाथ हवा में बढ़ाया और एक चीज निकाली। ये एक अनुवादक यंत्र था जो ज़ो मिंगरई ने परदेश सफर पर जाने से पहले खरीदा था, जिसके लिए उसने बचत की थी। जब किस्मत बढ़ाने की विधि हुई तो वो उसके बगल में एक कंप्यूटर बैग के अंदर था। उसके लिए इस अनुवादक यंत्र का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो ऑफलाइन अनुवाद कर सकता था जब तक वो अंदर स्टोर डेटाबेस से बाहर न हो जाए। इसे चुनते हुए आखिर वो समझ गया कि कागज के टुकड़ों पर क्या लिखा था। सूखे तेल के क्षेत्र में तेल के प्रकट होने का अध्ययन। ऐसे मामलों के लिए वो इतनी अकल से परे जगह पर एक खोफा नागरी क्यों बनाएंगे? हे भगवान, उन्होंने तेल के क्षेत्र की गहराई में क्या खोज लिया? ये कुछ अद्भुत पदार्थ है। आखिर हुआ क्या? डॉक्टर मेरे सामने एक काले तेल के ढेर में बदल गया। ज्यादा से ज्यादा लोग तेल में बदल गए। इस खोफा नागरी को वाहन से बंद कर दिया गया है। कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। पागल, वो सब पागल हो गए हैं। हम अभी भी नॉर्मल हैं, पर हमारा भोजन लगभग खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ सुन रहा हूं। जमीन के नीचे से आवाजें आ रही हैं। वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। इन सरल शब्दों की पंक्तियों ने क्लाइन की रीढ़ की हड्डी में ठंड भर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दीवानगी और मौत की तरफ बढ़ रहा हो। एक ही वक्त में एक विचार नेचुरल तौर पर उसके मन में आया। जमीन के नीचे से आया हुआ बिगाड़। क्या इन सब का कारण सूखे तेल के क्षेत्र में किसी अजीब पदार्थ की खोज के बाद जरूरी न होने वाले प्रयोगों में शामिल होना था? फिर दुनिया तबाह हो गई। मगर अगर ये ऐसे इत्तेफाक की वजह से हुई विपत्ति थी तो कोई वजह नहीं है कि मैं, सम्राट रोसेल और बाकी लोगों को पहले से ही अंतर्द्वार में मदद करने वाली चीजें क्यों मिली? शायद जरूरत के बीच मौके होते हैं और मौके में जरूरत। जमीन के नीचे का बिगाड़ हमेशा से इंसानी दुनिया पर असर डालता रहा है, एक साफ तरीके से। वो कभी कभी कुछ रहस्यमयी घटनाएं ला सकता है। सिर्फ जब खोफा नागरी ने गहराई तक जांच की तब वो पूरी तरह से जाग गया। क्लाइन बेजाने ही एक घूंट लार निगल गया। डाई हाथ में लिए वो खोफा नागरी की गहराई की तरफ बढ़ा और उसने किसी भी चीज पर ध्यान दिया जो ध्यान देने लायक थी। लगभग 1 मिनट चलने के बाद उसकी दृष्टि अचानक अंधेरी हो गई। धुंधली पीली रोशनी की अधिक झलक आगे के क्षेत्र द्वारा चूस ली गई। जब उसने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि उससे 2 कदम दूर एक खड्ड है। खोफा नागरी का वो हिस्सा जमीन में धंस गया था। वो अंधेरा और खाली था, उसका कोई अंत नहीं था। हल्का सा उसे ऐसा लगा जैसे वो एक खामोश चिल्लाहट सुन रहा हो। वो उसके मन में गहरी जमीन के नीचे से आ रही थी। ये अनुभव क्लाइन को पहले भी हुआ था, हॉल ऑफ ट्रूथ के पीतल के दरवाजे के पीछे से। उसने हल्का सा भौंकारा और कुछ कदम पीछे लिए, किसी भी वक्त ऐतिहासिक खालीपन के प्रतिनिधि को हटा देने के लिए तैयार। इस वक्त एक हाथ जो इतना सूखा था कि सिर्फ खाल और हड्डियां थीं, अंधेरे से बाहर निकली और खड्ड के किनारे को पकड़ लिया। फिर एक आकृति बाहर कूदी और उसके सामने उतर गई। वो एक नुकीली टोपी और क्लासिक काला जामा पहने हुए था। उसके दाहिनी आंख पर एक आंख का ग्लास था। वो कोई और नहीं बल्कि समय के फरिश्ते अमन थे। मगर इस अमन की हालत बहुत अस्वाभाविक थी। वो एक स्केलेटन जैसा था जिसे सिर्फ खाल ने ढाका हुआ था। क्लाइन बेजाने ही कुछ कदम पीछे लिए और देखा कि उस आदमी का गोश्त और खून तेजी से भरने लगा। उसने अपना आंख का ग्लास ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, आह, एक मेहमान, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। और आप कौन हैं? चैप्टर 1223 वो स्टार दैट लेवल। मैं कौन हूं? जैसे ही क्लाइन ऐतिहासिक खालीपन के प्रतिनिधि को हटाने वाला था, आमोन के सवाल ने उसे चौंका दिया। उसने खुद को संभाला और भौंकारा नहीं। जवाब देने की जगह उसने पूछा, क्या आप आमोन का असली शरीर नहीं हैं? खड्ड के किनारे खड़े आमोन ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है आप मेरा असली शरीर या मेरे अन्य अवतारों को जानते हैं। भले ही सामने वाला आमोन ने कोई कार्रवाई नहीं ली, लेकिन उसने जो कदम उठाया उसने क्लाइन पर एक अनकहे दबाव डाला। उसके लिए खड़ा रहना आसान नहीं था, बिना पीछे हटे, जो उसकी बुज़दिली दिखा देता। उसने आह भरी और नीची आवाज में जवाब दिया, इसलिए मैं हैरान हूं कि आप मुझे क्यों नहीं जानते। क्या आप बहुत मशहूर हैं? अंधेरे से रेंगता आमोन ने कहा। उसने फिर उसका हाथ उठाया और उसने अपने दाईं आंख पर उसका शीशे का आंख का ग्लास ठीक किया। ये क्रिया कुछ सेकंड्स तक चली, जब तक खत्म नहीं हुई। जैसे सोच रहा हो, आमोन गुनगुनाया, आसपास कोई और मैं नहीं है। क्या वाकई नहीं है, या संबंध पूरा कट गया है? किस किस्म की भड़क ने इस आमोन को स्वतंत्र बनाया? नहीं, मैं इस साथी के नाटकों पर विश्वास नहीं कर सकता। वो एक टॉप क्लास ठग है।
क्लाइन का दिल पहले धड़का, फिर उसने संबंधित विचारों को दबा दिया और पूछा, आप जमीन के नीचे से क्यों रेंग कर बाहर आए? आमोन का चेहरा नॉर्मल हो गया जब उसने कुछ किया, चकल्ड। अनुमान लगाओ, उसका असली शरीर हो या उसके अवतार, ये सच्चाई नहीं बदलती कि उसका बुरा स्वभाव है। क्लाइन ने अपने आप से सोचा और एक जवाब के साथ जांचने की कोशिश की, आप जमीन के नीचे छुपे रहस्य की खोज कर रहे हैं। आमोन ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, क्या ये जाहिर नहीं है? उसने फिर अपना जिस्म आधा घुमा दिया और उस अंधेरे की तरफ इशारा किया जो खड्ड के पार था, जिसे रोशनी ने उजाला नहीं किया। मेरे पिताजी भी यहां से इसी तरह रेंग कर बाहर आए थे जैसे मैं आया। आह, ठीक है, इसका एक नाम है, आपने सुना होगा, अविद्यागर सागर। अविद्यागर सागर, 9 सेफिरातों में से एक अविद्यागर सागर, ये वाकई गहरी जमीन के नीचे छुपा है। क्या पीतल के दरवाजे के पीछे का बिगाड़ इसी से आया है? पहले मैंने ये रहस्य ज्ञान आमोन के साथ बेमौती बातचीत से प्राप्त किया था। पुराने सूर्य देवता शुरू में इस खौफ नगरी के एक सदस्य थे, फिर वो अविद्यागर सागर की गहराई में गिर गए, सिर्फ दूसरे युग में जागकर बाहर रेंग कर आए। क्योंकि वो तब एक आम आदमी थे, उस कानून के आधार पर कि जमीन के करीब जाने से खतरा बढ़ता है, ऊंचे सीक्वेंसेस के साथ उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। क्लाइन के मन में तेजी से दौड़े। उसने कई मामलों को याद किया और विभिन्न अनुमान लगाए। 3 सेकंड बाद उसने जवाब में कहा, तो आपने खतरा उठाया और दफन इतिहास और दुनिया का सत्य ढूंढने के लिए अंदर कूद गए। कुछ ऐसा ही। आमोन ने अपने आंख के ग्लास के किनारे को चुटकी ली और अपनी खुद की बेइज्जती करते हुए लहर में कहा, मगर मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया। आह! क्लाइन ने एक सरल विस्मय इस्तेमाल किया अपने संदेह व्यक्त करने के लिए। आमोन ने मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, गहरी जमीन के नीचे बहुत खतरनाक है, हम अकेला जाना नहीं चाहते। हमने कई चक्कर लगाए, जिसमें एक कठपुतली बनाना भी शामिल है जो हमारी जगह ले, मगर हम सफल नहीं हुए और कोई प्रतिक्रिया नहीं हासिल कर पाए। आखिरकार असली शरीर की नज़र में हमने एक ईमानदार वोट लिया। दुर्भाग्य से मैं चुन लिया गया। ये एक चमत्कार है कि आमोन अभी तक पूरा पागल नहीं हुआ है, जैसा कि धोखे के देवता से उम्मीद की गई थी। अंदर का फैसला ऐसे ही करना पड़ता है। क्लाइन ने लैम्पून करने की इच्छा को रोक दिया। और फिर आप खुद नीचे कूद गए? और क्या, उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया? आमोन ने कहा जब उसने अपने हाथ फैलाए। ये कहने के बाद वो ऐसा लगा जैसे आखिर कुछ समझ गया हो। उसने खुद से नीची आवाज में गुनगुनाया, क्या अविद्यागर सागर ने मुझे मेरे मुख्य शरीर और आसपास के अवतारों से संबंध काट देने पर मजबूर कर दिया? क्या मैं स्वतंत्र हूं? स्वतंत्र? पहले सच के हॉल के पीतल के दरवाजे के सामने मुझे ऐसा लगा था कि हर एक सेल और हर एक आत्मा के कीड़े में एक नई चेतना पैदा हो रही है, एक अलग तरीके का खुद पैदा कर रही है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आमोन के अवतार में समान बदलाव आए सीधे अविद्यागर सागर में जाने के बाद। एक स्वतंत्र आमोन अवतार आमोन के मुख्य शरीर को प्रभावित ढंग से ठग सकता है। नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्लाइन ने आमोन के शब्दों को अपने अनुभव से सत्य किया, लेकिन उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि धोखे के देवता पर विश्वास ना करें। वो मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे शक है कि आप ब्लफ मार रहे हैं। आमोन ने शीशे का आंख का ग्लास उठाया और क्लाइन को कुछ सेकंड्स तक देखा। आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोई साथी ढूंढना चाहता हूं तो वो आप जैसे कमजोर व्यक्ति नहीं होगा। फरिश्तों के 8 राजाओं के दौर में क्या आप लाल फरिश्ते रेड एंजल मेडिसी के करीब थे? अपने मन में फैसला करने के बाद कि सामने वाले आमोन की स्वतंत्रता पर विश्वास न करें, क्लाइन ने पूछने की कोशिश की, आपने अविद्यागर सागर में क्या खोजा? बहुत सी चीजें, अनुमान लगाओ वो क्या है? आमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुछ नहीं खोजा। क्लाइन ने जानकर कहा। आमोन ने अपना सर हिलाकर कहा, दूसरे मैं शायद ऐसा ही सोचते होंगे। इसके अलावा मैं बहुत लंबे वक्त से बाहर नहीं आया हूं और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। यही स्वाभाविक है कि माना जाए कि मैं पहले ही बिगड़ गया हूं और अविद्यागर सागर द्वारा हजम कर लिया गया हूं। क्लाइन के जवाब का इंतजार किए बिना आमोन आगे बढ़ा। अविद्यागर सागर बहुत बड़ा है। ये लगभग केंद्र को भरता है और एक और परत तक जाता है। ये एक ही सेफिरा है जो असली और काल्पनिक दोनों को मिलाता है और असली दुनिया में एक प्रवेश द्वार रखता है। बाकी या तो बिल्कुल काल्पनिक हैं और कहीं अनजान जगह छुपे हैं, या बिल्कुल असली हैं जबकि रिसली दुनिया में मौजूद हैं। मुझे अंदर एक बहुत दिलचस्प चीज मिली।
पहली निंदक तख्ती, ब्लास्फेमी स्लेट, शायद वहीं पैदा हुई थी, मगर बाद में किसी शक्ति द्वारा आकर्षित हो गई और पूरा होने से पहले ही जमीन से निकल गई। मेरे पिताजी शायद शुरू में उस निंदक तख्ती को देखते थे, इसलिए जब वो गुजरे तब उन्होंने दूसरी निंदक तख्ती में घट कर दिया। क्या ये दो निंदक तख्तियों का स्रोत है? इसलिए पुराने सूर्य देवता दूसरे युग के अंत में इतने ताकतवर थे। क्लाइन ने कुछ धुंधला सा समझ लिया और बेजाने पूछा, दो निंदक तख्तियों में क्या फर्क है? आमोन ने शीशे का आंख का ग्लास ठीक करके कहा। दूसरी निंदक तख्ती ने कुछ सीक्वेंस के नाम बदले और मालिक जोड़ा। वो मालिक सीक्वेंस से परे जाने के रहस्य रखते हैं। सीक्वेंस से परे? क्लाइन की पुतलियां हल्की सी फैल गईं। उसे ऐसा लगा कि उसकी लंबी अनुमान पुष्टि हो गई है। सृष्टिकर्ता बन जाना? आमोन ने मुस्कुराकर कहा, कम या ज्यादा, लेकिन ये वर्णन काफी ठीक नहीं है। मैं इसे स्टार को सीक्वेंस से ऊपर कहना पसंद करता हूं। कई सच्चे देवता भी इसे अन्य तरीकों से नाम देते हैं। कोई इसे बड़े पुराने कहते हैं, कोई इसे बाहरी देवता या ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड? जैसे ही क्लाइन ने ये शब्द सुना, उसकी आत्मिक सोच पागलों की तरह चेतावनी देने लगी। उसे बहुत साफ याद था कि रातों के चर्च के त्यागी नेता आरियान्ना ने उसे पहले बताया था कि जब तक वो फरिश्ता नहीं बन जाता, उससे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना सिर्फ उसका ज्ञान रखे भी उसे बड़ा खतरा ला सकता है। कोई झिझक नहीं दिखाते हुए क्लाइन, जो ऐतिहासिक खालीपन के पहले युग से पहले के समय में छुपा हुआ था, ने प्रतिनिधि को संभालना छोड़ दिया। वो पुराने धरे शहरों से उठ खड़ा हुआ और उसने 4 कदम घड़ी की उल्टी दिशा, काउंटर क्लॉकवाइज लिए। लगभग एक ही समय फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के आसमान पर कूदती तेज बिजली शांत हो गई। अनंत अंधेरा भी गायब हो गया। एक विशाल लाल चंद आधे आसमान को ढक लिया। लाल चंद की सतह की रोशनी फैल गई जैसे जिंदा हो। इस दुनिया के बाहर चंद, जो पृथ्वी के आसपास घूम रहा था, उस पर एक लाल समुद्र बह रहा था। उसने सब कुछ डुबो दिया, जैसे वो इस बड़े प्राकृतिक उपग्रह को हजम कर रहा हो। खून के रंग का समुद्र उबल पड़ा जब क्लाइन ने बड़े पुराने बाहरी देवता और ब्रह्मांड की खबर सुनी। वो तेजी से बीच की तरफ इकट्ठा होने लगे, लगातार जमा होते जब तक वो एक अनख लाल भूरा काल्पनिक प्रतिबिंब ना बन जाएं। ये प्रतिबिंब चांद से कई गुना बड़ा था। इसमें अनगिनत आंखें थीं और इसने पृथ्वी की तरफ नीचे देखा। उसने अपनी नज़र क्लाइन के मुख्य शरीर पर डाली, उस संबंध के जरिए जब उसने इन मामलों के बारे में जाना। जैसे ही लाल समुद्र पीछे हटा, चांद की सतह पर कई खड्डे प्रकट हुए। जमीन से चांद अब लाल नहीं था, वो चमकदार और साफ था। वो वैसा ही था जैसे करोड़ों सालों से था। और दूर अंतरिक्ष में भूरा तारा, नारंगी तारा, लाल ग्रह, सोने का ग्रह और नीला ग्रह झपकती आंखों की तरह झलक रहे थे। इतिहास के कोहरे में क्लाइन के शरीर की सतह पर फोड़ उभर आए। हर फोड़ में एक विकृत आत्मा का कीड़ा था। उन्होंने जो मिंग रियोबे, क्लाइन मोरेटी, गर्मन स्पैरो और ड्वेन डांतेस के चेहरे पहने हुए थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसके शरीर से बाहर निकल आएं। क्लाइन के विचार तेजी से गंदगी, चाओटिक हो गए। उसकी पूर्ण आत्मा ऐसी लगी जैसे एक अदृश्य छुरी से फाड़ दी गई हो, मगर उसने फिर भी खुद को आखिरी जाप के वाक्य को खत्म करने पर मजबूर किया। आकाश और पृथ्वी के देवता, आशीर्वाद के लिए। चुपचाप क्लाइन की आत्मा धुंधले कोहरे को चीरकर सेफिरा कासल में दाखिल हुई। पूरे अंतरिक्ष की शक्ति उबलने लगी जैसे वो आगे बढ़ी और उसे घेर लिया। काले धुएं, लाल रोशनी की धार और फोड़ों को पिघलाकर अदृश्य संबंध को काट दिया। लगभग 10 सेकंड बाद जंग कर रहा क्लाइन आखिर चेतना में वापस आया। वो ऊंची पीठ वाली कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश की। चेरनोबिल के अंदर आमोन, जो खड्ड के किनारे खड़ा था, उसने खुद से नीची आवाज में कहा जब उसने अपने दाईं आंख पर शीशे का आंख का ग्लास ठीक किया। काफी तेज प्रतिक्रिया। अगर क्लाइन 1 सेकंड धीमा होता और उस गंदगी में उलझा रहता तो आमोन प्रतिनिधि और असली शरीर के बीच संबंध को ठग सकता था। जब तक क्लाइन ऐतिहासिक प्रतिनिधि को संभालना बंद नहीं कर देता, वो तब संबंधित ऐतिहासिक टुकड़े के अंदर प्रकट हो सकता था। कोहरे के ऊपर क्लाइन बैठ गया और अपने कनपटियां मलने लगा। वो आमोन चैप्टर 1224 प्रलय के अनुमान, गेसेस अबाउट द अपोकलिप्स। लोयन राज्य, बैकलैंड। फोर्स, जो अभी तक गहरी नींद सो रही थी, अचानक अपने स्वप्न से जाग उठी। उसने बेजाने ही खिड़की की तरफ अपनी नजर डाली। उसे ऐसे अनुभवों की कमी नहीं थी। जब वो टैरो क्लब की सदस्य नहीं बनी थी, वो अक्सर पूर्णिमा के श्राप की वजह से रात के बीच जाग जाती थी।
मगर आज उसे कोई जाना पहचाना दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में किसी अनजान वजह से धड़कन हुई। जबकि पर्दा ने खिड़की को रोक रखा था, फोर्श कमजोर रोशनी से ये तय नहीं कर पा रही थी कि कितने बजे हैं। उसने बेजाने ही बिस्तर से उतरकर खिड़की तक गई और पर्दा खींचा। पतली धुंध में से आती सूरज की रोशनी कमरे में घुसी, जमा हुए अंधेरे को भगाते हुए। फोर्स खिड़की के पास खड़ी हुई और आसमान की तरफ आंख उठाकर देखा, एक जाहिर उलझन के भाव के साथ। सूरज तो पहले ही निकल गया है और लालचंद तो बहुत पहले ही अस्त हो गया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पूर्णिमा के श्राप की हालत में हूं। इसके अलावा पूर्णिमा में अभी भी कई दिन हैं। इंतिस गणराज्य की राजधानी ट्रियर। एक के बाद एक जो जल्दी उठ गए थे, जैसे खगोल शास्त्र के ज्ञानी, रहस्य के शौकीन और छुपे बियॉन्डर्स। उन्होंने आसमान की ऊपर की तरफ अपनी नजर डाली। शाम के बादलों की परतें गायब हो गईं और विशाल और चमकदार चंद तारों की रोशनी को कमजोर कर रहा था। चांद का रंग अब वो आम लाल रंग नहीं था, वो सफेद था और अस्वाभाविक चमकदार। जिसने भी देखा वो बेहोश रह गया। ये वो चांद था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। चाहे वो इंसानी समाज के नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स हों या रहस्य से जुड़ी किताबें, किसी ने भी ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं किया था। आम अमावस्या, पूर्णिमा और कभी-कभी लालचंद यानी ब्लड मून के अलावा चांद ने कभी ऐसी तब्दीली नहीं देखी थी। कम से कम 5वें युग की शुरुआत से 1300 सालों से बिल्कुल ऐसी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। इस वक्त देखने वालों ने समझा कि लाल और खून भूरे हालातों के अलावा चांद का एक और रंग भी है। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, सिटी ऑफ सिल्वर। दोपहर का वक्त था और बिजलियों की चमक बढ़ गई थी। डेलिक और साथियों ने आसमान में विकृति देखी। वो जानी पहचानी बिजली और अंधेरे के आदी हो चुके थे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो सब बिल्कुल निशान बिन गए। खून भुरा गोल आला जो आधे आसमान को ढक रहा था, इतना जाहिर था। उसका विशाल आकार सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों में जो तेज सोच रखते थे, उन्होंने तुरंत जानकारी की किताब में चांद के वर्णन और संबंधित चित्र को याद किया। उनके मन में अचानक एक विचार आया, क्या ये चांद हो सकता है? लाल चांद? हमने असल में लाल चांद देखा। जल्द ही उनके सामने लाल चांद का खून भूरा रंग इंच दर इंच खाली होते गए, उसका चमकदार और साफ जिस्म जाहिर करते हुए। सिटी ऑफ सिल्वर के रहने वाले और ज्यादा बेचैन हो गए, न जाने क्या हो रहा है। मिस्टर हैंग्डमैन, मिस जस्टिस और टैरो क्लब के बाकी सदस्यों के बारे में बाहर की दुनिया की बात सुनकर डेरिक बर्ग उनसे भी ज्यादा चौंक और हैरान था, क्योंकि फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के बाहर ऐसी कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। कुछ सेकंड्स बाद चांद गायब हो गया और अंधेरे ने फिर सब कुछ ढाक लिया। बार बार चमकती बिजली मुख्य रोशनी का स्रोत बन गई। अभी क्या हुआ? क्या तुमने वो लाल गोल चक्कर देखा? चांद, वो चांद है, वो लाल चांद है। क्या ये एक निशानी है कि हम अपनी मौजूदा हालत से निकलने वाले हैं? देवराज के दरबार की हमारी दूसरी खोज बहुत आसानी से होगी और हम बाहर की दुनिया तक जाने वाला दरवाज़ा खोल देंगे। उलझन के बीच सिटी ऑफ सिल्वर के अक्सरियत रहने वालों ने बेजाने ही इस घटना को एक अच्छी चीज समझा। इसे रहस्यमयी शुभ संकेत माना। सिर्फ मुखिया कॉलिन एलियार्ड और 6 सदस्यीय परिषद के बुजुर्ग जैसे लोविया के चेहरे पर गंभीरता और वो भौंकारे हुए थे। धूले कोहरे के ऊपर पुराने महल के अंदर अमन के धोखे की सामान्य समझ हासिल करने के बाद क्लाइन ने स्वेच्छा से अपना ध्यान उस रहस्य पर वापस दिया जो उसने सीखा था। उसके पास पहले से संबंधित मालिक के बारे में कुछ अनुमान थे, मगर जब ये वाकई सामने आया तो उसने समझा कि ये उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयंकर और बढ़ गया है। इसने उसे और ज्यादा निराश कर दिया। ब्रह्मांड का ध्यान सफलता से खींचना, इसका मतलब है कि अमन ने जो रहस्य उजागर किए हैं उनमें से अक्सर सच हैं। सीक्वेंस 0 के ऊपर वाकई एक और स्तर है। ये वो स्तर होना चाहिए जिस पर पुराने सूर्य देवता थे। हालांकि उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें पीठ में छुरा घोंपा गया, गुजर गए और बांट दिए गए। अमन के कहने के मुताबिक इस स्तर को सृष्टिकर्ता कहना काफी सही नहीं है। उसने इसे सीक्वेंस से ऊपर नाम दिया। कुछ अन्य हस्तियां भी इस स्तर को सीक्वेंस से परे कहने का इस्तेमाल करती हैं, जो दिखाता है कि उन्होंने बियॉन्डर रास्ते की सीमाओं से निकल लिया है। देवता इस स्तर को बड़े पुराने बाहरी देवता ब्रह्मांड कहते हैं। इससे 2 मामले समझ आते हैं। एक ये है कि इस दुनिया के बाहर विशाल ब्रह्मांड है। असीमा ब्रह्मांड में बड़े पुराने और बाहरी देवता हैं, जो सृष्टिकर्ता के स्तर की हस्तियां हैं, जैसे जो चांद को संभालता है। देखने से ऐसा लगता है कि भूरा तारा और नारंगी तारा असली ग्रह थे। उनमें बदलाव आ गए हैं, जिससे सम्राट रोजेल उन्हें पहचान नहीं पाए।
इसकी वजह यह है कि उनमें बड़े पुराने या बाहरी देवता मौजूद हैं जो हमारी दुनिया पर नज़र रखते हैं। बड़े पुराने के डब्बे का ब्रह्मांड से बिगाड़ के बाद विकृत हो गया। हाँ, एक से ज़्यादा बड़े पुराने या बाहरी देवता होने की बहुत संभावना है। वो सब इस ग्रह के आसपास क्यों हैं? वो क्या तलाश कर रहे हैं? वो सीधे हमला नहीं करते क्योंकि एक ताकत है जो उन्हें थोड़े वक्त के लिए बाहर रखती है। शुक्रिया 7 देवताओं का। इससे 1368 के प्रलय की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं। 7 देवताओं की इसमें कोई निर्णायक भूमिका नहीं हो सकती। जब असली रोक 1368 में गायब हो जाएगी तो बड़े पुराने और बाहरी देवता अब रोक नहीं जाएंगे, फिर प्रलय हम पर आ जाएगा। ये सोचते हुए उसके मन में जमा हुए सवाल अचानक उसके मन से गुजर गए। रात्रि की देवी ने खतरा उठाकर डेथ रास्ते की अनोखीपन हासिल करने के लिए देवताओं का युद्ध क्यों करवाया? 7 देवताओं ने काले सम्राट होने के लिए चुपके से क्यों मान लिया? आदम, अमन और बाकी एंजल्स किंग्स के सालों तक खामोश रहने के बाद इस युग में पर्दे के पीछे से बाहर क्यों आए? दूसरे युग के पुराने देवताओं की विरासतें एक के बाद एक क्यों प्रकट हो रही हैं? क्योंकि पहले चारों युगों में सेफिरा कासल से सिर्फ एक अंतर्द्वारी छुटा, मगर 5वें युग में 2, एक अरसा जो 1000 साल से थोड़ा ज्यादा है। उफ, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सभी प्रलय का सामना करने के लिए खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवी, जो चीजें आगे बढ़ाने में इतनी माहिर हैं, उन्होंने इतना खतरनाक तरीका क्यों चुना? क्योंकि उन्हें सीक्वेंस से परे जाना और बड़े पुराने बनना था। सिर्फ 10 साल से कुछ ज्यादा बचा है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। क्या उन्होंने मुझे चुपके से मदद की क्योंकि उनकी भी ऐसी उम्मीद थी? आदम ने कार्रवाई नहीं की, हालांकि वो मुझे 2 बार खत्म कर सकता था। उसके और मेरे बीच कोई खास दुश्मनी नहीं होने के अलावा ये भी एक भूमिका निभा रहा है। क्लाइन ने धीरे से लंबी डगमगाई टेबल के किनारे को थपथपाया, धीमे से गुनगुनाते हुए। बड़े पुराने या बाहरी देवता बनने की कुंजी 9 सेफिरों में से एक है। खाली सेफिरा कासल को चारों ओर देखते हुए क्लाइन ने आह भरी और अपने आप से गुनगुनाया, असल हालात के बारे में मुझे दूसरी निंदक पट्टिका जानकर देखनी होगी। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कब मौका मिलेगा। फिर उसने अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित किया। मुझे यकीन नहीं कि पुराने सूर्य देवता पूरी तरह से सीक्वेंस से परे जा चुके हैं। अगर एक असली बड़े पुराने पैदा हो गया तो इंसानियत के पास प्रलय के वक्त भी एक सुराई उम्मीद हो सकती है। उनकी मौत मेरी कल्पना से भी ज्यादा पहेली से भरी है। कोई हैरानी नहीं कि सम्राट रोजेल ने कहा था कि सिर्फ एक सीक्वेंस 0 ही खुद को बचा सकता है और उन लोगों की सुरक्षा कर सकता है जो उनके लिए महत्व रखते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या वो बड़े पुराने या बाहरी देवता अपनी शक्तियों के साथ पृथ्वी में घुस गए हैं? हाँ, 7 असली देवताओं और अन्य बुराई के देवता जैसे सच्चा सृष्टिकर्ता की नजरिए से आदि महा और इच्छा का मूल वृक्ष के साथ दुश्मनी का भाव है। वे शायद बड़े पुराने या बाहरी देवता हैं। कोई हैरानी नहीं कि इच्छा का मूल वृक्ष सीधे कोहरे की दुनिया के ऊपर मेरी भविष्यवाणी को गलत बना सकता था। वो मेरी किताबों में सबसे खतरनाक हस्ती है। मुझे समझ आया कि वो बड़े पुराने और बाहरी देवता इस दुनिया के आसपास क्यों इकट्ठे हैं। वो शायद 9 सेफिरों हासिल करना चाहते हैं। दुनिया को तबाह करना तो बस साथ-साथ कर दिया जाने वाला काम है। ये सोचते हुए क्लाइन को अचानक वो वाक्य याद आया जो इच्छा के मूल वृक्ष ने सिंथिया के जरिए कहा था, एडमिरल, मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। वो अपने आप को कांप से नहीं रोक पाया और गंभीरता से सोचने लगा कि असली दुनिया में वापस आने के बाद उसकी सुरक्षा क्या होगी। उसे ब्रह्मांड की एक खास समझ हो चुकी थी। जब तक वो बेजाने ही किसी संबंधित चीज के बारे में सोचता, वो सीधे बड़े पुराने और बाहरी देवता से संबंध बना लेता और बिगाड़ दिया जाता। सेफिरा कासल ने पहले के सभी संबंध नहीं काटे होते तो मैं हकीकत में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ सोच विचार के बाद क्लाइन ने अपने मानसिक चिकित्सक मिस जस्टिस को बुलाने का फैसला किया। उसे मदद करे कि उसे वश में करे और संबंधित जानकारी को उसके छुपे मन के गहरे में मुहर कर दे। सिर्फ जब वो एक पहले से तैयार की गई याद दिलाने वाली चीज देखेगा तभी उसे याद आएगा। वो पहले सीधे जस्टिस के ऐतिहासिक प्रतिनिधि को बुलाकर ऐसा करना चाहता था, मगर ये सोचकर कि ये एक पेचीदा काम है, बहुत संभावना है कि गलती या चूक हो सकती है, और एक बार स्लिप अप हुआ तो बड़े पुराने और बाहरी देवता अपनी नजर उस पर डाल देंगे। उफ, मुझे याद रखना है कि मिस जस्टिस को वश में कहना है कि वो इस मामले को भूल जाए। कुछ सोच विचार के बाद क्लाइन ने संबंधित प्रार्थना को रोशनी की धार में बदलकर जस्टिस को प्रतीक रूप वाले लाल तारे में फेंक दिया। ज्यादा देर नहीं हुई। नाश्ते के बाद ऑड्री, जो अभी तक घर से नहीं निकली थी, धूले कोहरे के ऊपर पहुंच गई। लंबी पीतल की टेबल गायब हो गई थी।
पुराने महल में एक डेस्क और 2 कुर्सियां रखी गईं। मिस्टर वर्ल्ड, इस बार आप क्या भूलना चाहते हैं? अपने सामने बैठे गवर्नमेंट स्पैरो को देखकर ऑड्री ने सबसे जरूरी सवाल उठाया। क्लाइन ने अपने कनपटी मलते हुए एक गहरी आवाज में ब्रह्मांड, बड़े पुराने और बाहरी देवताओं के रहस्यों का वर्णन किया। ये सुनते हुए ऑड्री की आंखें धीरे धीरे फैल गईं, जैसे किसी बुरे देवता ने उस पर कब्जा कर लिया हो। जब वो खत्म हुआ, वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर एक ही गहरी और थोड़ी उलझी हुई आवाज